हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है हमारे चैनल स्टोरी बाय डी के एफएम पर। दोस्तों, अगर हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो हमारे चैनल स्टोरी बाय डी के एफएम को, क्योंकि स्पिरिट वर्ल्ड और सुपर योद्धा ध्रुव रिटर्न हमारे ही चैनल पर सबसे पहले आता है। एपिसोड 3491। सुरक्षित जानकारी के अनुसार मैं सभी चीनी नामों और शब्दों का हिंदी में अनुवाद करूंगा और उन्हें स्थायी रूप से सहेजूंगा। इसके बाद मैं गद्यांश को एक उपन्यास शैली में हिंदी में प्रस्तुत करूंगा। बीस्ट किंग वैली की ओर। मुझे पता था कि लिन युआन यह चाल चलेगा। लिन परिवार के वित्त को काट दो और फिर उसकी बेटी को पकड़ो। इस तरह लिन युआन तो कुछ भी नहीं कर पाएगा। हाँ हाँ हाँ। वू तियानफेंग हंसा। गुई तियानी ने अंगूठा दिखाते हुए कहा, ज्येष्ठ भ्राता, आप वास्तव में बुद्धिमान हैं। आपने लिन युआनतु को अपनी गणना में फंसा लिया है। वू तियानफेंग ने अपनी दाढ़ी सहलाते हुए मुस्कुराया। लिन युआनतु लिन परिवार की रक्षा नहीं कर सकता, इसलिए वह अपनी बेटी की रक्षा करना चाहता है। मैं चाहता हूं कि वह किसी की भी रक्षा न कर पाए। यदि उसके पास कुछ तरकीबें न होती तो वह नीचांग शहर का शहर प्रमुख कैसे बन सकता था। गुई तियानी ने कहा, लिन युआनतु की बेटी के अलावा वह लड़का भी है जिसे अजीब पैरों का काम आता है। वह भी गाड़ी में है। वू तियानफेंग ने कहा, कनिष्ठ भ्राता, चिंता मत करो। मैंने पहले ही अनुमान लगा लिया था कि वह लिन परिवार में होगा। मैं बस उसके शहर छोड़ने का इंतजार कर रहा हूं। जैसे ही वह अपना चेहरा दिखाने की हिम्मत करेगा ही कैसा अजीब पैरों का काम। मैं उसकी दोनों टांगें काट दूंगा। देखते हैं वह अभी भी कितना अजीब हो सकता है। एक सुरक्षाकर्मी अंदर आया और बोला, शहर प्रमुख को रिपोर्ट कर रहा हूं, वे बीस्ट किंग वैली की दिशा में बढ़ रहे हैं। वू तियानफे ने भौहें चढ़ाई। बीस्ट किंग वैली? लिन युआनतु वास्तव में बेरहम है। उसने अपनी बेटी को बीस्ट किंग वैली भेज दिया। गुई तियानी गुप्त रूप से चिंतित था। कोई भी बीस्ट किंग वैली में नहीं जाता था। यहां तक कि महान तलवारबाज क्षेत्र के साधक भी बिना सोचे समझे अंदर जाने की हिम्मत नहीं करते थे। वह जगह एक मृत अंत थी। एक बार अंदर जाने पर वे मर जाते थे। वू तियानफेंग ने थोड़ी देर सोचा और कहा, बीस्ट किंग वैली का दूसरा छोर उग्र ज्वाला शहर का क्षेत्र है। लिन युआनतु की एक छोटी बहन उग्र ज्वाला शहर में है। वह शायद बीस्ट किंग वैली को पार करके उग्र ज्वाला शहर पहुंचना चाहती है। गुई तियान ही कहा। वू तियानफेंग ने उपहास किया, चिंता मत करो, वे बीस्ट किंग वैली से बाहर नहीं निकल पाएंगे। सुरक्षाकर्मी, तुरंत ब्लैक वुल्फ मर्कनरी ग्रुप को भेजो। महिलाओं को जिंदा पकड़ो और पुरुषों को मार डालो। समझ गया। गुई तियानी की आंखों में खुशी चमक उठी और उसने कहा, ज्येष्ठ भ्राता, ब्लैक वुल्फ मर्कनरी ग्रुप को भेजना क्या बहुत अधिक गड़बड़ नहीं है? वू तियानफेंग मुस्कुराया और कहा, मुझे काम करते समय देर करना पसंद नहीं है। यदि मैं इसे एक कदम में पूरा कर सकता हूं तो मैं दूसरा कदम नहीं उठाऊंगा। मैं चाहता हूं एक ही बार में सब खत्म। ब्लैक वुल्फ मर्कनरी ग्रुप नीचांग शहर का नंबर 1 भाड़े का समूह था। उनकी युद्ध शक्ति अत्यंत उच्च थी और उनके 400 से अधिक सदस्य थे। उनकी समग्र शक्ति गुई कबीले से भी कम नहीं थी। इस भाड़े के समूह को वू तियानफेंग ने व्यक्तिगत रूप से पाला था और ब्लैक वुल्फ मर्कनरी ग्रुप के कारण ही वह शहर प्रमुख के रूप में अपनी स्थिति पर दृढ़ता से बैठा था। इसके अलावा ब्लैक वुल्फ मर्कनरी का नेता नीचांग शहर में एकमात्र व्यक्ति था जो बीस्ट किंग वैली में प्रवेश कर जीवित बाहर आया था। गरज! एक भेड़िए ने हाउल किया। पूरा ब्लैक वुल्फ मर्कनरी ग्रुप गतिशील हो गया। नेता, भेड़िया राजा,
एक काले भेड़िए पर सवार था जो 2 मीटर से अधिक ऊंचा था और सबसे आगे दौड़ रहा था। उसके हाथ में एक लंबी तलवार थी जो शिलालेखों से भरी हुई थी। उसने कुछ 100 सदस्यों को बीस्ट किंग वैली में ले गया। सांप जैसी स्थिति की कुंजी क्या है? क्या कोई मंत्र है? लिन शुआंगर रास्ते भर सवाल पूछती रही। यह पहली बार था जब उसने नीचांग शहर छोड़ा था। वह लापरवाह नहीं दिख रही थी, लेकिन उसे अपने दिल में कुछ महसूस हो रहा था, खासकर जब उसने देखा कि उसके पिता को गुई तियान ने घायल कर दिया था। फिर लिन परिवार की खान अब और टिक नहीं पाई। लिन शुआंगर को अपने दिल में पता था कि इस साल की प्रतियोगिता असाधारण थी और उसे जीतना ही था। आर्यन ने कहा, कोई कुंजी नहीं है, कोई तरीका नहीं है। सबसे महत्वपूर्ण बात शरीर की संवेदनशीलता बनाए रखना है, ताकि आपके शरीर के हर हिस्से में धारणा हो। सांप जैसी स्थिति ऐसी चीज थी जिसके लिए आर्यन ने खेल में 10 साल तक अथक प्रशिक्षण लिया था। इसे इतनी आसानी से कैसे सीखा जा सकता था? 2 दिनों में इसे सीखना, वह तो बिल्कुल असंभव था। लिन शुआंगर ने एक बिविल्डर्ड चेहरे के साथ कहा, क्या संवेदनशीलता, क्या धारणा? मुझे बिल्कुल समझ नहीं आता। फीनिक्स को भी समझ नहीं आया, लेकिन उसने अपनी ठोड़ी पर हाथ रखे और आर्यन को पूजा भाव से देखा। पति बहुत अद्भुत हैं। आर्यन मुस्कुराया और कड़वाहट से कहा, फीनिक्स, भविष्य में मुझे पति मत बुलाना। छोटी लड़की, क्या तुम जानती हो कि पति क्या होता है? फीनिक्स ने अपनी कमर पर हाथ रखकर कहा, मैं तुम्हें वही बुलाना चाहती हूँ। वैसे भी मैंने तुम्हें चुन लिया है। तुम मेरे पति हो। मैं पति क्या होता है, यह कैसे नहीं जान सकती? मैं इस साल 10 साल की हो गई हूँ और मेरी चाची ने मुझसे कहा कि मेरा पहले ही 8 बार पुनर्जन्म हो चुका है। अगर मैं अपनी पिछली उम्र जोड़ दूं, तो मैं पहले ही कई हजार साल की हो चुकी हूं। मैं पति क्या होता है, यह कैसे नहीं जान सकती? इस बार लिन शुआंगर हतप्रभ रह गई। उसने आश्चर्य से फीनिक्स को देखा और मुस्कुराते हुए कहा, क्या तुम्हारी चाची ने तुम्हें यह नहीं बताया कि बच्चे डींगे नहीं मार सकते? हाँ हाँ हाँ। आर्यन हंसा। लिन शुआंगर को विश्वास नहीं हुआ कि फीनिक्स का 8 बार पुनर्जन्म हुआ था, लेकिन आर्यन को विश्वास हुआ। उसने फीनिक्स आंखें देखीं। उसने उसके शरीर पर अद्वितीय फीनिक्स आभा भी महसूस की। यह आभा बहुत परिचित थी। फीनिक्स ने कहा, मैं डींगे नहीं मार रही हूं। आर्यन ने खुद को पूछने से रोक नहीं पाया, तुम्हारे 8 बार पुनर्जन्म हुए हैं, तो क्या तुम्हें पहले क्या हुआ था, वह याद है? फीनिक्स ने बुदबुदाते हुए कहा, मुझे याद नहीं है। हालांकि चाची ने कहा कि कुछ सालों में, जब मेरी आध्यात्मिक चेतना खुलेगी, तो मेरे पिछले जन्म की सभी यादें वापस आ जाएंगी। उस समय मुझे पता चलेगा कि पहले क्या हुआ था। फीनिक्स के चेहरे पर भी प्रत्याशा थी। आर्यन बुदबुदाया और कहा, कुछ सालों में। गरज। अचानक दूर के जंगल से एक गर्जना आई। दोनों घोड़े डर से हिनहिनाए और तुरंत रुक गए, बिल्कुल आगे बढ़ने को तैयार नहीं थे। आर्यन गाड़ी से कूद गया और कहा, हमें जल्द ही बीस्ट किंग वैली पहुंचना चाहिए, अब हमें अपने पैरों पर निर्भर रहना होगा। लिन शुआंगर गाड़ी पर खड़ी थी, पूरे जोश में, और बोली, बीस्ट किंग वैली के सभी दानव जानवरों, सुनो, यह युवती आ गई है, तुम सब बेहतर व्यवहार करो। गरज। एक और गर्जना। लिन शुआंगर इतनी डर गई कि वह लगभग गिर पड़ी। फीनिक्स ने अपने होंठ सिकोड़कर मुस्कुराया और कहा, दीदी शुआंगर, चिंता मत करो। तुम्हारे यहाँ होने से वे निश्चित रूप से अच्छा व्यवहार करेंगे। यदि वे नहीं करते हैं, तो मैं उनसे निपटूंगी। तीनों गाड़ी से उतर गए और आर्यन ने घोड़े की पीठ पर अपनी हथेली से मारा।
दोनों घोड़े तुरंत ऐसे लौट गए जैसे वे भाग रहे हों। लिन शुआंगर चौंक गई और बोली, आपने गाड़ी को वापस क्यों भगा दिया? क्या हम बाहर नहीं आए थे? आर्यन ने कहा, जब हम बाहर आए तो हमने दो दानव जानवरों को वाहन के रूप में पकड़ा। यह गाड़ी से कहीं ज्यादा तेज है। लिन शुआंगर की आंखें सुनहरी रोशनी से चमक उठीं। सच में? वाह! मैंने अपने सपनों में भी अपने दानव जानवर वाहन होने का सपना देखा है। हम बीस्ट किंग वैली के बीस्ट किंग को क्यों नहीं पकड़ लेते? आर्यन। उसके माथे पर एक काली रेखा थी। फीनिक्स ने अचानक कहा, मुझे लगता है कि यह ठीक है। जब वे बात कर रहे थे, दोनों लड़कियों ने हाथ पकड़े और कदम दर कदम बीस्ट किंग वैली में चली गईं। आर्यन हतप्रभ रह गया। आर्यन ने देखा कि दोनों घाटी में चले गए। आर्यन ने पहले नक्शा खोला और देखा। उसने नक्शे पर कुछ विशिष्ट स्थानों को याद किया, फिर वापस नीचांग शहर की ओर देखा और तेजी से उनका पीछा किया। कप्तान, यह उन लोगों का एक चित्र है। भेड़िया राजा ने देखा और तुरंत उसे फेंक दिया, यह कहते हुए, मुश्किल वाले को मारो, महिला को जिंदा पकड़ना है। हमें बाहर आए बहुत समय हो गया है। चलो महिला को पकड़ते हैं और पहले अपने भाइयों को अच्छा समय बिताने देते हैं। कप्तान, मैंने सुना है कि वह महिला गुई ताइबाओ की मंगेतर है। क्या हम? धिक्कार है। क्या आप चाहते हैं कि मैं इस कहानी को आगे बढ़ाऊं? आप लोगों को यह स्टोरी कैसी लग रही है, कमेंट करके जरूर बताएं। और बने रहे आप अपने जीवपति त्रिपाठी जी के साथ। धन्यवाद मित्रों। एपिसोड 3492। बीस्ट किंग वैली का रहस्य। बीस्ट किंग वैली एक उष्णकटिबंधीय वन की तरह थी। यहाँ पेड़ जमीन में मजबूती से जमे हुए थे और चट्टानें हर जगह बिखरी हुई थीं। इनमें से अधिकांश चट्टानों को शक्तिशाली जानवरों ने तोड़ दिया था और टूटे हुए पेड़ भी हर जगह थे, जो जानवरों के ही शिकार बने थे। आर्यन घाटी में बहुत सावधानी से चल रहा था। लिन शुआंगेर अब पहले की तरह गर्वित नहीं थी। उसकी गर्दन सिकुड़ी हुई थी और वह लगभग आर्यन के शरीर से चिपकी हुई चल रही थी। वह बुदबुदाई, हम बाद में किस तरह के जानवरों से मिलेंगे? फीनिक्स बिल्कुल भी डरी नहीं थी। उसने कहा, बहन शुआंगेर, चिंता मत करो, यहाँ कोई शक्तिशाली जानवर नहीं है। फीनिक्स एक दिव्य प्राणी थी। यदि लिन शुआंगेर एक नश्वर थी, तो फीनिक्स एक स्वर्गीय प्राणी। उस रात इतनी बड़ी हलचल हुई, लेकिन पूरा नीचांग सिटी बेवकूफ की तरह था। उन्हें कुछ भी पता नहीं चला और उन्हें कुछ भी नहीं पता था। नंबर 1 परिवार, गुई परिवार और सिटी लॉर्ड का वो परिवार, उन्हें कोई खबर नहीं मिली। ऐसा लग रहा था कि वे एक ही क्षेत्र में नहीं थे। ऐसा इसलिए नहीं था क्योंकि नीचांग सिटी के लोग कमजोर थे, बल्कि इसलिए कि एल्डर जुआन बहुत मजबूत थे। फीनिक्स की खेती उच्च नहीं थी, लेकिन वह गॉड रीन से थी। उसने किस तरह के जानवरों को पहले नहीं देखा था? इस घाटी में एक जानवर उसे कैसे डरा सकता था? यहाँ तक कि बीस्ट किंग्स के पूर्वज भी ऐसा नहीं कर सकते थे। आर्यन ने पूछा, तुम्हारे जैसा कोई अभी भी सांप की खाल का अभ्यास कर सकता है? लिन शुआंगेर ने कहा, मैं बस डर गई हूँ। आर्यन ने कहा, चिंता मत करो, मैं यहाँ हूँ। हिस हिस। कान फोड़ देने वाली फुफकार की एक श्रृंखला सुनाई दी। आर्यन ने सामने घूरकर देखा और अचानक रुक गया। लिन शुआंगेर ने चारों ओर देखा और पूछा, हम क्यों नहीं चल रहे हैं? आर्यन ने कहा, सामने। लिन शुआंगेर की आंखें चौड़ी हो गईं। सामने क्या है? कुछ भी नहीं है, यह सिर्फ एक सड़ा हुआ लकड़ी का टुकड़ा है। आर्यन ने कहा, उस सड़े हुए लकड़ी के टुकड़े को ध्यान से देखो।
लिन शुआंगेर ने गंभीरता से देखा। उसी क्षण उसके पूरे शरीर पर रोंगटे खड़े हो गए। उसका शरीर मानो जम गया था और वह हिलने की हिम्मत नहीं कर रही थी। उसकी आवाज कांप रही थी। सांप, सांप, यह एक सांप है। आर्यन ने फुसफुसाते हुए कहा, हिलना मत। हिस हिस, हिस हिस। सांप की जीभ बिजली की तरह बाहर निकली। महिलाएं स्वाभाविक रूप से उपास्थि वाले जानवरों के खिलाफ नुकसान में थीं। आर्यन ने उसे हिलने से मना किया, लेकिन वह लगातार कांप रही थी, जैसे कि वह अपने पैरों को नियंत्रित नहीं कर पा रही थी और पीछे हटती जा रही थी। स्लेश, विशालकाय सांप चला और तीर की तरह बाहर निकला। आर्यन चला और उसने अपना दाहिना हाथ पलटा। सिस्टम द्वारा पुरस्कृत लोहे की तलवार उसके हाथ में आ गई। उसने दोनों हाथों से तलवार पकड़ी और बेसिक स्वॉर्ड तकनीक जारी की। उसने गुस्से में सांप के कमजोर बिंदु पर वार किया। बूम! चिंगारियां चारों दिशाओं में उड़ गईं। विशालकाय सांप का शरीर धंस गया और उसकी आंखें घूम गईं। उसने आर्यन को घूरकर देखा, मानो वह एनरेज्ड हो गया हो। अपनी पूंछ के एक झटके से वह बह गया। हुला! एक हवाभेदी ध्वनि सुनाई दी। आर्यन बेहद शांत था। जिस क्षण सांप की पूंछ बह गई, वह उछल पड़ा और सीधे सांप के सिर पर उतरा। उसने सांप के सिर के केंद्र को निशाना बनाया और अपनी तलवार से वार किया। वो 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 विशालकाय सांप का शरीर पागलों की तरह संघर्ष कर रहा था। दर्द भरी कराहें निकल रही थीं। हालांकि कुछ बार कूदने के बाद वह हिलना बंद कर दिया। जैसे ही विशालकाय सांप हिलना बंद कर दिया, आर्यन ने राहत की सांस ली और अपना हाथ छोड़ दिया। सिस्टम भी बस उठा। डिंग! खिलाड़ी आर्यन को विशालकाय सांप को मारने और मांस को अवशोषित करने के लिए जारी करने के लिए बधाई। डिंग! खिलाड़ी आर्यन को विशालकाय सांप को मारने और सांप की पित्त प्राप्त करने के लिए बधाई। सिस्टम ने कुछ सूचनाएं बजाईं। विरोधियों के खेती के क्षेत्र को प्राप्त करने के लिए लोगों को मारना, राक्षसी जानवरों को मारकर शरीर प्राप्त करना, यह किलिंग सिस्टम था। हालांकि यह शरीर कितना भी मजबूत क्यों न हो, यह प्राचीन ड्रैगन बॉडी के शरीर से तुलना नहीं कर सकता था। आर्यन ने तुरंत हार मान ली। हालांकि उसने सीधे सांप की पित्त का सेवन किया। विशालकाय सांप की गहन ऊर्जा सभी सांप की पित्त में थी, इसलिए आर्यन ने इसे सीधे निगल लिया और जहर निकाल दिया। उसके शरीर में गहन ऊर्जा में वृद्धि का एक निशान महसूस हुआ। आर्यन ने चुपके से कहा, इन राक्षसी जानवरों के मांस और रक्त को निगलना गहन ऊर्जा को बढ़ाने का सबसे आदिम और सीधा तरीका है। लिन शुआंगेर इतनी डर गई थी कि उसका चेहरा पीला पड़ गया था। फीनिक्स ने ताली बजाई और कहा, पति बहुत अद्भुत हैं। सांप का खून टपकने लगा और हवा तुरंत खून की गंध से भर गई। आर्यन ने भौहें चढ़ाई और कहा, चलो पहले इस जगह से निकलें। खून की गंध राक्षसी जानवरों के लिए बेहद उत्तेजक थी और जल्द ही सभी प्रकार के राक्षसी जानवर यहां आकर्षित हो जाएंगे। लिन शुआंगेर ने बार बार सिर हिलाया और कहा, ठीक है, ठीक है, ठीक है। वह इतनी डर गई थी कि वह लगभग भूल गई थी कि बीस्ट किंग वैली में आने का उसका उद्देश्य क्या था। इसके बाद आर्यन तेजी से चला गया। गरज, चीख! कुछ गर्जनाओं के साथ विशालकाय अजगर को 5 मिनट से भी कम समय में टुकड़े टुकड़े कर दिया गया। हड्डियां भी नहीं बची थीं। हालांकि उसकी पिछली खेती बेकार थी, उसका पिछला अनुभव वही था। चाहे वह प्राचीन क्षेत्र हो या निचले विमानों के राक्षसी जानवर, वे सभी समान थे। खून की गंध उनके लिए बहुत उत्तेजक थी। आर्यन को जंगल में बहुत अनुभव था।
लिन शुआंगेर ने जोर से अपनी लार निगली और कहा, यह जगह बहुत खतरनाक है, हम वापस क्यों नहीं जाते? वह सचमुच डर गई थी। आर्यन ने कहा, जब मैं यहाँ हूँ तो तुम्हें किस बात का डर है? अपने दिल में वह कहना चाहता था कि वह नी चांग सिटी वापस नहीं लौट पाएगा। हालांकि उसने अभी भी इसे जोर से नहीं कहा। आखिर लिन शुआंगेर केवल 16 साल की बच्ची थी और वह बहुत कम सह सकती थी। अगर उसे पता चलता कि लिन परिवार जीवन और मृत्यु के संकट में है तो वह निश्चित रूप से वापस भाग जाती। फीनिक्स भी खिलखिलाती हुई बोली, हाँ, मेरे पति बहुत शक्तिशाली हैं। उनके यहाँ होने से सब कुछ ठीक रहेगा। कुछ देर आराम करने के बाद तीनों ने आगे बढ़ना जारी रखा। विशालकाय सांप घाटी के किनारे पर ही था। उन्होंने अभी-अभी बीस्ट किंग वैली से गुजरना शुरू किया था और उस विशालकाय सांप का स्तर बेहद कम था। जितना गहरा वे जाते वे उतने ही मजबूत होते जाते। हालांकि आर्यन के लिए यह एक दुर्लभ अनुभव था। सिस्टम में अभी भी एक कालकोठरी थी। केवल एक मौका था। यदि वह कालकोठरी को पार करना चाहता था तो आर्यन को खुद को मजबूत बनाना था। इसके अलावा बरसर्क बीस्ट इंस्टेंस दंगन का उपयोग राक्षसी जानवरों को मारने के लिए भी किया जाता था। आर्यन का अग्रिम प्रशिक्षण कालकोठरी के लिए बेहद मददगार था। उसने मन ही मन सोचा कि कालकोठरी के पुरस्कार निश्चित रूप से महान होंगे। मारो। पिछला अध्याय, अगला अध्याय, बूम स्लेश। आर्यन ने गहरी सांस ली। उसकी छाती पर एक घाव दिखाई दिया। खून टपक रहा था, लेकिन राक्षसी जानवर का सिर उसके द्वारा काट दिया गया था। आर्यन ने फिर राक्षसी जानवर की गहन ऊर्जा को निगल लिया जो फट गई थी। उसने लिन शुआंगेर की ओर मुड़कर देखा और कहा, क्या तुम देख रही हो कि मेरे पैर कहाँ चल रहे हैं? लिन शुआंगेर ने सिर हिलाया और कहा, यह बहुत तेज है, मैं इसे बिल्कुल भी साफ नहीं देख सकती। आर्यन ने कहा, चिंता मत करो, एक और राक्षसी जानवर जल्द ही आ रहा है। ध्यान से देखो। बीस्ट किंग वैली का विशालकाय सांप। भेड़िया राजा ने अपने चारों ओर कुछ सांप के तराजू को देखा और थोड़ा चौंक गया। ऐसा लगता है कि उसमें कुछ क्षमता है। हालांकि इस तरह की ताकत काम नहीं करेगी। भेड़िया राजा ब्लैक वुल्फ की पीठ से कूद गया और ब्लैक वुल्फ के कान में कुछ शब्द फुसफुसाए। तुरंत ब्लैक वुल्फ की आंखें भयानक हो गईं और वह उड़ गया। भेड़िया राजा ने हल्के से मुस्कुराया और कहा, तीसरी टीम, ब्लैक वुल्फ का पीछा करो और हम उन्हें जल्द ही ढूंढ लेंगे। क्या आप चाहते हैं कि कहानी आगे बढ़े या आपके मन में कोई और प्रश्न है? आप लोगों को यह स्टोरी कैसी लग रही है, कमेंट करके जरूर बताएं। और बने रहे आप अपने जीवपति त्रिपाठी जी के साथ। धन्यवाद मित्रों। एपिसोड 3493। एक सुनसान और घने जंगल के बीच आर्यन अपनी छात्रा वनी को प्रशिक्षण दे रहा था। वह उसे एक अर्धमृत राक्षस के सामने अपने कदमों और नितंबों को हिलाने का निर्देश दे रहा था। अपने नितंबों को हिलाओ, आर्यन ने कहा। यह इतना आकर्षक नहीं है, वनी ने जवाब दिया। और अधिक नखरेबाज बनो, आर्यन ने निर्देश दिया। बाएं दाएं बाएं बाएं दाएं। अपने कदमों और अपने नितंबों पर ध्यान दो, आर्यन ने अपनी आवाज को थोड़ा सख्त करते हुए कहा। बहुत अच्छे। गति थोड़ी और बढ़ाओ। एक अर्धमृत राक्षसी जानवर लगातार वनी पर हमला कर रहा था, जबकि आर्यन उसके हर चाल को निर्देशित कर रहा था। यह कहना होगा कि वनी बहुत प्रतिभाशाली थी। कम से कम अपने नितंबों को घुमाने के मामले में वह पुरुषों की तुलना में अधिक प्रतिभाशाली थी। उसकी पतली कमर बल खा रही थी और एक उथली नाभि दिखाई दे रही थी। यह वास्तव में देखने लायक था।
ऐसा लग रहा था जैसे वह कोई भारतीय नृत्य कर रही हो। वनी भी गंभीरता से अध्ययन कर रही थी और हर कदम पर आर्यन के निर्देशों का पालन कर रही थी। यह देखकर कि उसने राक्षसी जानवर को चारों ओर घुमा दिया था, वह भी बेहद उत्साहित थी। हाँ हाँ हाँ, सांप की चाल वाली स्थिति वास्तव में अच्छी है। देखो इस राक्षसी जानवर को मैंने कैसे मूर्ख बना दिया है। गर्जता हुआ राक्षसी जानवर क्रोधित हो उठा और उसकी गति अचानक बदल गई। विनी की आंखें सिकुड़ गईं और वह चौंक गई। आर्यन ने तुरंत प्रतिक्रिया दी। वह उछला और अपनी तलवार से वार किया। डिंग! खिलाड़ी आर्यन को राक्षसी जानवर को मारने के लिए बधाई। दो सूचनाएं बजीं। आर्यन ने विनी की ओर देखा और डांटा, दुश्मन का सामना करते समय तुम आखिरी सेकंड में भी विचलित नहीं हो सकती, समझी? विनी ने मुंह फुलाया और कहा, मुझे याद रहेगा। दुष्ट, क्या मैंने सांप की तरह चलना सीख लिया है? यह लगभग समान होना चाहिए, है ना? अगर मैं आध्यात्मिक शक्ति का उपयोग करती हूँ, तो मुझे गुई ताइबाओं के उग्र बाघ जंगल में लौटता है तलवार तकनीक से बचने में सक्षम होना चाहिए, है ना? वनी थोड़ी अधीर थी। वह नीचांग नगर वापस जाना चाहती थी। नीचांग नगर ग्रैंड प्रतियोगिता में केवल एक दिन बचा था और उसे डर था कि वह समय पर वापस नहीं पहुंच पाएगी। इसके अलावा उसे लगा कि लिन परिवार के साथ कुछ हुआ है। आर्यन ने कहा, तुम्हें अभी बहुत लंबा रास्ता तय करना है। तुम्हें लगता है कि तुम थोड़ी सी फुटवर्क से एक भयंकर बाघ का सामना कर सकती हो। तुम इस चाल से बच नहीं पाओगी। यह सच था। विनी कितनी भी प्रतिभाशाली क्यों न हो, उसके लिए आर्यन द्वारा खेल में 10 साल से अधिक समय तक अभ्यास की गई स्थिति को एक दिन में सीखना असंभव था। यह असंभव था। इसके अलावा आर्यन जानता था कि विनी नीचांग नगर वापस नहीं जा पाएगी। विनी ने सिर झुकाया और बुदबुदाई, ओह, तो मुझे इसे सीखने में कितना समय लगेगा? नीचांग नगर ग्रैंड प्रतियोगिता में केवल एक दिन बचा है। हमें क्या करना चाहिए? आर्यन ने कहा, अभ्यास में जल्दबाजी नहीं की जा सकती। तुम्हें प्रतियोगिता की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। यदि तुम नहीं लड़ोगी, तो लिन परिवार किसी और को लड़ने के लिए भेजेगा। यह सुनकर विनी ने तुरंत कहा, ऐसा नहीं चलेगा, मेरा भाग्य मेरे अपने हाथों में है। मैं गुई ताइबाओं को अपने हाथों से हराना चाहती हूँ। वह बहुत दृढ़ थी। वह शहर के सभी लोगों के सामने गुई ताइबाओं को हराना चाहती थी, ताकि वह गुई ताइबाओं से अपनी सगाई तोड़ सके। आर्यन ने धीरे से सांस छोड़ी और गंभीर स्वर में कहा, चूंकि तुम इतनी बुरी तरह से जीतना चाहती हो, तो मेरे लिए और अधिक मेहनत करो। अभ्यास जारी रखो। गर्जता हुआ एक राक्षसी जानवर मलबे से बाहर निकला और आर्यन ने अपनी तलवार से उसका स्वागत किया। विनी अभ्यास कर रही थी और वह भी। आदिम नाग शरीर की शक्ति, अमर जीवन की शक्ति या यहाँ तक कि अनंत दस्ताने की शक्ति का उपयोग किए बिना आर्यन केवल प्राचीन दुनिया में प्राप्त शक्ति का उपयोग करके स्तर बढ़ा रहा था। यह एक प्रथम श्रेणी के तलवारबाज की ताकत थी। केवल इसी तरह वह तेजी से बढ़ सकता था। बुनियादी तलवार तकनीक। घोंप दो। आर्यन ने अपनी तलवार से वार किया। यह बहुत साधारण था, लेकिन वह बहुत गंभीर था। उसकी दक्षता बढ़ रही थी। तलवारबाजी के बारे में आर्यन की समझ भी बढ़ रही थी। तोड़ो। लोहे की सुई के बाल टूट गए, मांस फट गया और राक्षसी जानवर क्रोधित हो उठा। उसके पंजे बाहर निकल आए, सीधे आर्यन की छाती पर घाव कर गए। पीछे हटने के बाद आर्यन तेजी से आगे बढ़ा। गंभीर वार। काटो। धमाका। डिंग। सिस्टम नोटिफिकेशन, गंभीर वार सफलतापूर्वक जारी किया गया।
तलवार राक्षसी जानवर के निचले जबड़े में घुस गई, तुरंत उसके स्वास्थ्य बार को खाली कर दिया, उसे एक ही वार में मार डाला। आर्यन ने सांस छोड़ी। वनी चौंक गई। तुम इतने मजबूत हो गए हो। हर वार बहुत साधारण है, कुछ भी फैंसी नहीं है, लेकिन हर वार इतना शक्तिशाली है। तुमने यह कैसे किया? यह पहली बार जब मैंने तुम्हें देखा था, उससे पूरी तरह से अलग है। फीनिक्स, जो कि एक और साथी पात्र है, मुस्कुराई और कहा, मेरे पति, निश्चित रूप से तुम शक्तिशाली हो। आर्यन ने कहा, इस दुनिया में कोई शॉर्टकट नहीं है। यदि तुम तेजी से आगे बढ़ना चाहते हो तो केवल एक ही रास्ता है, और वह है कड़ी मेहनत करना। किसी और से भी अधिक मेहनत करना। सांप की चाल के लिए भी यही बात लागू होती है। आर्यन ने उदासीनता से कहा। इस क्षण आर्यन ने भौहें चढ़ाई और धीरे से कहा, एक और राक्षसी जानवर आ रहा है। यह सही नहीं है। फीनिक्स ने कहा, पति, कोई और है। लोग। आर्यन ने भौहें चढ़ाई। वनी ने खुशी से कहा, क्या ऐसा हो सकता है कि मेरे पिता ने हमें लेने के लिए किसी को भेजा हो? चलो उनसे मिलने चलते हैं। आर्यन ने वनी को पीछे खींच लिया। वह जानता था कि लिन युआंटू निश्चित रूप से उन्हें लेने के लिए किसी को नहीं भेजेगा। उसे नीचांग नगर के वातावरण के बारे में स्पष्ट जानकारी नहीं थी। हालांकि लिन युआंटू की व्यवस्थाओं से लिन परिवार मुसीबत में था। क्या ये लोग उससे निपटने के लिए यहां आए थे? तुरंत आर्यन ने कहा, पहले छुप जाओ। प्रतीक्षा करें और देखें। तीनों चट्टानों के बीच छिप गए और अपनी आभाओं को छिपा लिया। 5 मिनट बाद धमाका। एक विस्फोटक आवाज के साथ एक मोटा पेड़ टूट गया। शाखाएं हर जगह उड़ गईं, पत्तियां हर जगह उड़ गईं, और 2 मीटर ऊंचा एक काला भेड़िया गिर गया। अपनी नाक से सूंघते हुए उसकी आंखें सिकुड़ गईं। चट्टानों के बीच विनी की आंखें सिकुड़ गईं और वह लगभग चिल्ला उठी, ब्लैक वुल्फ मर्कनरी ग्रुप का काला भेड़िया, क्या? ब्लैक वुल्फ मर्कनरी ग्रुप नीचांग नगर में बहुत प्रसिद्ध था। वे अपनी क्रूरता के लिए प्रसिद्ध थे। उन्हें उकसाना मौत के बराबर था। इसके अलावा पूरे नीचांग नगर में 5 से भी कम लोग थे जिनके पास पर्वत थे, और यह काला भेड़िया नेता वुल्फ किंग का पर्वत था। आर्यन ने तुरंत उसका मुंह ढक लिया और उसे चुप रहने का इशारा किया। फिश। श्वा। श्वा। काले भेड़िए के उतरने के बाद 1 दर्जन या उससे अधिक आदमी तंग कपड़ों में, जिनकी छाती पर एक काला भेड़िया का लोगो कढ़ा हुआ था, उतर गए। क्या हो रहा है? वे कहाँ हैं? क्या वे भाग गए? कप्तान, इन राक्षसी जानवरों के शव अभी भी गर्म हैं। वे ज्यादा दूर नहीं गए हैं। चलो पीछा करते हैं। एक व्यक्ति जिसने राक्षसी जानवरों के शवों की जांच की थी, उसने कहा। यह देखकर कि काला भेड़िया हिल नहीं रहा था, कप्तान ने कोल्डली कहा, ब्लैक वुल्फ हिल नहीं रहा है, हम पहले नहीं हिलेंगे, उसके स्थिति की पुष्टि करने की प्रतीक्षा करो, फिर आगे बढ़ेंगे। बीस्ट किंग वैली एक घाटी की तरह दिखती थी, लेकिन उसके सामने हजारों किलोमीटर थे। कोई दिशा नहीं थी। चाहे तुम कितनी भी कड़ी मेहनत से पीछा करो, तुम पकड़ नहीं पाओगे। सभी ने काले भेड़िए की ओर देखा। कुछ लोगों ने बुरी तरह से कहा, मैंने लंबे समय से स्वाद नहीं लिया है। मैंने सुना है कि लिन युआंटू की बेटी नीचांग नगर की नंबर 1 सुंदरता है। यह सही है, वह एक प्रसिद्ध छोटी सुंदरता है, और एक प्रसिद्ध छोटी मिर्च भी है। हाँ हाँ हाँ, मुझे छोटी मिर्च पसंद है। जब समय आएगा तो मैं निश्चित रूप से नीचांग नगर की नंबर 1 सुंदरता का अच्छा स्वाद लूंगा। हाँ हाँ हाँ। उनकी आवाजें धीमी नहीं थीं,
और आर्यन और मलबे में छिपे अन्य दो ने उन्हें सुना। वनी की आंखें गुस्से से चौड़ी हो गईं। वह फटने वाली थी। उसे आर्यन ने कसकर रोका। यह आसानी से उजागर होने का समय नहीं था। कम से कम वह वनी और फीनिक्स को जोखिम में नहीं डाल सकता था। आर्यन भेड़िए को घूर रहा था और काले भेड़िए की आंखें लगातार खोज करती रहीं। खोज का स्थान लगातार उनकी चट्टानों की ओर बढ़ता रहा। आर्यन के दिमाग में एक विचार आया और उसने वनी से कहा, तुम लोग बस यहीं छुपो, कहीं मत जाओ, मैं उन्हें पहले दूर ले जाता हूं। समाप्त। आर्यन का आकृति चमक उठी और वह तुरंत बाहर निकल गया। गरजता हुआ काला भेड़िया दहाड़ उठा और तुरंत आगे बढ़ गया। है आगे क्या होगा जानने के लिए आप कहानी के अगले भाग की प्रतीक्षा कर सकते हैं, या यदि आप चाहें तो मैं इसे यहीं जारी रख सकता हूं। आप लोगों को यह स्टोरी कैसी लग रही है कमेंट करके जरूर बताएं। और बने रहे आप अपने जीवपति त्रिपाठी जी के साथ। धन्यवाद मित्रों। एपिसोड 3494। निश्चित रूप से यहाँ आपके द्वारा दिए गए गद्यांश का हिंदी में उपन्यास शैली में वर्णन है। अचानक काले भेड़िया भाड़े के सैनिक दल की पूरी टीम काले भेड़िया के पीछे भागी। आर्यन ने अपनी गति को अधिकतम सीमा तक बढ़ा दिया, मगर एक तलवारबाज शिष्य की गति एक द्वितीय श्रेणी के राक्षस से कभी भी अधिक नहीं हो सकती थी, और एक तलवारबाज क्षेत्र के विशेषज्ञ से भी तेज नहीं। 3 मिनट से भी कम समय में आर्यन ने अपने पीछे काले भेड़िया की सांसें महसूस की। उसकी आंखें थोड़ी तिरछी हुईं। दहाड़। काले भेड़िया ने अचानक अपनी पूरी ताकत लगाई और आर्यन को निगलने के लिए अपना खूनी मुंह खोल दिया। हाँ, काले भेड़िया पागल हो गया है। इस बच्चे का पीछा करने की कोई जरूरत नहीं है। वह तो पहले ही मर चुका है। यह बच्चा सचमुच बदनसीब है। इससे हमारी बहुत सी परेशानी बच गई। भाड़े के सैनिक दल सभी रुक गए, क्योंकि एक तलवारबाज शिष्य का पीछा एक द्वितीय श्रेणी का राक्षस कर रहा था। इसका केवल एक ही परिणाम हो सकता था, मृत्यु। उन्हें बिल्कुल भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं थी। कई लोगों ने अपनी बाहें छाती पर बांध लीं, तिरस्कार भरी मुस्कान बिखेरते हुए कहा, काले भेड़िया पहले उसकी गर्दन काटेगा या सीधे इस बच्चे का सिर निगल जाएगा। मुझे लगता है कि वह इसे सीधे निगल जाएगा। मुझे भी लगता है कि वह इसे सीधे निगल जाएगा। काले भेड़िया ने बहुत समय से किसी इंसान को नहीं खाया है। इस बार वह निश्चित रूप से इसे सीधे निगल जाएगा। हाँ। धड़ाम। आर्यन की पीठ से तेज हवा सीटी बजाते हुए गुजरी। तेज हवा ने लगभग आर्यन को कुचल ही दिया था और एक काली छाया उसके सिर के ऊपर से झपटी। उसने अपनी आंखें ऊपर कीं और उसे अपने खूनी मुंह से निगल लिया। आर्यन ने थोड़ा भौहें सिकोड़ी, लेकिन वह घबराया नहीं। उसका शरीर थोड़ा नीचे झुका और सिस्टम द्वारा पुरस्कृत लोहे की तलवार हिल उठी। उसका शरीर अचानक जमीन पर गिर गया और उसने लोहे की तलवार को दोनों हाथों से एक चट्टान के सहारे कसकर पकड़ लिया। आओ! कड़ैक! उसने एक ही बार में निगल लिया, लेकिन पहली तलवार ने अचानक उसके गले को भेद दिया, सीधे काले भेड़िया के ऊपरी जबड़े को चीरते हुए। आओ! दर्द से चीखता हुआ काले भेड़िया तुरंत उछल पड़ा। वह अत्यंत उन्मादी था, लगातार टकराता और इधर-उधर दौड़ता रहा। उसके मुंह से खून पागलों की तरह बह रहा था। उलाला! उलाला! वे भाड़े के सैनिक अवाक रह गए। यह कैसे हो सकता है? यह क्यों हो रहा था? यह वे सभी हक्के बक्के रह गए। यह उनकी कल्पना से बिल्कुल अलग था।
वह न केवल आर्यन को निगलने में विफल रहा, बल्कि उसके ऊपरी जबड़े को भी आर्यन की तलवार ने भेद दिया था, जिससे खून तेजी से बह निकला। काले भेड़िया कुछ पल तक ही संघर्ष कर पाया और फिर दर्द से कराहता हुआ जमीन पर गिर गया। फिर उसकी आवाज धीरे धीरे कमजोर पड़ गई और उसका शरीर अकड़ गया। सिस्टम से एक बीप की आवाज आई। डिंग। खिलाड़ी आर्यन को भेड़िया राजा के वाहन काले भेड़िया को मारने के लिए बधाई। डिंग। खिलाड़ी आर्यन को काले भेड़िया का सार प्राप्त करने के लिए बधाई। क्या आप इसे निगलना चाहेंगे? द्वितीय श्रेणी के राक्षसी जानवर की गहन ऊर्जा। निगलो। एक विचार के साथ आर्यन की गहन ऊर्जा उसके शरीर में समाहित हो गई। वह अपनी शारीरिक शक्ति में स्पष्ट सुधार महसूस कर सकता था। यह एहसास ऐसा था जैसे एक गर्म धारा उसके शरीर में बह रही हो। उसकी मांसपेशियां सख्त हो गईं। बल और भी प्रचंड हो गया। आर्यन काले भेड़िया के पास गया और अपनी लोहे की तलवार बाहर निकाली। उसने उन चकित तलवारबाजों को देखा और कोल्डली मुस्कुराया। फिर वह फिर से उछल पड़ा। इस क्षण भाड़े के सैनिकों ने प्रतिक्रिया दी। काला भेड़िया मर गया, मर गया। गिल्ड लीडर का वाहन मर गया, मर गया। जल्दी जल्दी, अगर हमने उसे नहीं पकड़ा तो गिल्ड लीडर हमें जिंदा खाल नोच लेगा। तेज पीछा करो। बेटा, कहाँ भाग रहे हो? एक एक करके वे उन्माद की स्थिति में आ गए। क्योंकि काले भेड़िया मर चुका था, अगर उन्होंने आर्यन को नहीं पकड़ा तो वे अगले मरने वाले होंगे। वे भेड़िया राजा के मिजाज को किसी और से बेहतर जानते थे। जब उसे गुस्सा आता था तो वह सचमुच लोगों को खा जाता था। उन्होंने पागलों की तरह उसका पीछा किया। हालांकि आर्यन आगे भाग रहा था, उसके पास स्वाभाविक लाभ था। उसका शरीर अचानक रुक गया। धड़ाम। लंबी तलवार चली और अचानक आगे की ओर भेदी। सदस्यों में से एक को प्रतिक्रिया करने का समय भी नहीं मिला। उसे नहीं पता था कि आर्यन अचानक रुक जाएगा और अपनी तलवार से उसका गला भेद देगा। उसकी आंखें गुस्से से फट गईं। डिंग। खिलाड़ी आर्यन को काले भेड़िया भाड़े के सैनिक समूह के सदस्य को मारने के लिए बधाई। क्या आप उसकी खेती को अवशोषित करना चाहेंगे? अधिक खेती मारो। आर्यन ने इस पर विचार भी नहीं किया और सीधे मना कर दिया, नहीं। वह 10,000 शोधन अंतरिक्ष में इतने सारे पुरस्कारों को केवल थोड़ी सी स्तर वृद्धि के लिए नहीं छोड़ सकता था। इसके अलावा उसे अभी भी एक कालकोठरी डंजन पास करनी थी। इस जंगली जानवर कालकोठरी को तलवारबाज क्षेत्र से पहले पूरा करना था। यदि उसकी खेती तलवारबाज क्षेत्र तक पहुंच जाती तो यह कालकोठरी स्वतः ही रद्द हो जाती। आर्यन ऐसा करने को तैयार नहीं था। सिस्टम का इनाम राजा का रास्ता था। उसे स्तर बढ़ाने की कोई जल्दी नहीं थी। एक सदस्य गिर गया। आर्यन फिर से उन्मादी हो गया। आह! आह! कप्तान क्रोधित हो गया। उसका पीछा करो, मैं उसे खुद मारूंगा। वह अत्यंत क्रोधित था। दो सदस्यों ने अपने हाथों में धनुष और तीर पकड़े हुए थे। स्विश स्विश। दो तलवारें छोड़ी गईं। बेकार। आर्यन की सांप जैसी गति बहुत फुर्तीली थी और इस घने जंगल में धनुष और तीर पूरी तरह से बेकार थे। अचानक आर्यन का आकृति गायब हो गई। एक और पल में आह! एक सदस्य ने खून जमा देने वाली चीख निकाली। उसका गला कट गया था और दोनों हाथों से अपना गला पकड़े हुए भी वह उसे ढक नहीं पा रहा था। आर्यन का आकृति एक बार फिर प्रकट हुई। कप्तान अत्यंत क्रोधित था। एक और पलटे के साथ
उसने अपनी अंतरिक्ष वलय से एक श्रृंखला चील पंजा निकाला और कुछ झूलों के साथ उसे फेंक दिया। वूश! एक पल में उसने एक बड़े पेड़ को जकड़ लिया और जोर से उसे खींचा। अपने शरीर को एक झटके से खींचते हुए वह उड़ गया। हवा में एक और चील पंजा बाहर निकला। इस बार उसने सीधे आर्यन के सिर के पिछले हिस्से को पकड़ लिया। बेटा, अपनी जान दे। चील पंजा पर एक ठंडी रोशनी चमकी। शुवा! एक तीखी आवाज के साथ आर्यन का शरीर अचानक एक तरफ मुड़ा और मुड़ गया। धड़ाम! चील पंजा जमीन पर एक चट्टान से टकराया और चट्टान तुरंत टुकड़ों में बिखर गई। आर्यन की पीठ ठंडी पड़ गई। अगर यह साला मेरे सिर के पिछले हिस्से को पकड़ लेता तो मैं अपनी जान गंवा देता। चील पंजा उसे पकड़ने में सफल नहीं हुआ। कप्तान का शरीर हिल गया। कुछ 100 मीटर दूर से वह तुरंत आर्यन की ओर दौड़ पड़ा। आर्यन की आंखें थोड़ी गहरी हुईं। अपने दाहिने हाथ में तलवार पकड़े हुए उसने कप्तान को घूरकर देखा। उसकी लंबी तलवार हिली और अचानक क्षैतिज रूप से वार किया। कप्तान एक 8वीं श्रेणी का तलवार पहाड़ विशेषज्ञ और एक अनुभवी था। आर्यन की मुद्रा देखकर वह तुरंत समझ गया कि गिरना बहुत खतरनाक होगा। चील पंजा हिल गया। जमीन को पकड़े हुए चील पंजा अचानक पीछे खिंच गया और सीधे आर्यन की लंबी तलवार को जकड़ लिया। जकड़ा हुआ आर्यन बिल्कुल भी क्षैतिज रूप से वार नहीं कर सकता था। कप्तान उत्साहित था। तुम कुत्ते, मैं तुम्हें इस बार मार डालूंगा। आह! उसका बायां हाथ हिला। उसका बायां हाथ एक पंजे में बदल गया और सीधे आर्यन के सिर पर झपटा। उसने चील पंजा तकनीक का अभ्यास किया था। उसकी उंगलियां असाधारण रूप से तेज थीं। आर्यन की लंबी तलवार क्षैतिज रूप से वार नहीं कर सकती थी। यह चील पंजा द्वारा जकड़ ली गई थी। हालांकि क्षैतिज रूप से वार करने में असमर्थ आर्यन का शरीर अचानक घूम गया। दोनों हाथों से तलवार पकड़े हुए उसने लंबी तलवार को जबरदस्ती बाहर निकाला। फिर उसने उसे जोर से भेदा। कप्तान जमीन पर गिरा। उसकी पुतलियां सिकुड़ गईं। उसे उम्मीद नहीं थी कि आर्यन अचानक बदलेगा। प्रतिक्रिया करने का समय नहीं था। कड़ैक! एक तलवार उसकी पीठ में घुस गई। कप्तान गुस्से में घूर रहा था। आर्यन ने उसके सिर पर एचपी नाली पर एक नजर डाली। उसने अपनी लंबी तलवार निकाली और अपने शरीर को हिलाया। लंबी तलवार उसकी कोहनी से चिपक गई और कप्तान का गला काट दिया। खून बह निकला। आप लोगों को यह स्टोरी कैसी लग रही है, कमेंट करके जरूर बताएं। और बने रहे आप अपने जीवपति त्रिपाठी जी के साथ। धन्यवाद मित्रों। एपिसोड 3495। निश्चित रूप से यहाँ दिया गया गद्यांश एक उपन्यास की तरह हिंदी में प्रस्तुत किया गया है, जिसमें सभी चीनी नामों और शब्दों का हिंदी अनुवाद स्थायी रूप से याद रखा गया है। एक क्षण ऐसा आया जब आर्यन के हर वार में कोई भव्यता नहीं थी। वह बिल्कुल साधारण था, परंतु उसमें जरा भी ढिलाई नहीं थी। कोई तलवारबाजी के पैंतरे नहीं थे, वे सब मूल तलवार तकनीकें थीं। किंतु आर्यन ने उन्हें पराकाष्ठा तक पहुंचा दिया था। यह बुनियादी तलवार तकनीकों में प्रशिक्षण का ही लाभ था। तलवार के प्रति वह अपनी शक्ति का उपयोग चरम सीमा तक समझ गया था। डिंग! खिलाड़ी आर्यन को काला भेड़िया भाड़े के सैनिक समूह के कप्तान को मारने के लिए बधाई। क्या आप स्तर को अवशोषित करना चाहते हैं? आर्यन नहीं। डिंग! खिलाड़ी आर्यन को चील पंजा कला प्राप्त करने के लिए बधाई। क्या आप इसे विकसित करना चाहते हैं? विकसित करें। आखिरकार इस समय आर्यन के पास बहुत कम कौशल थे जिनका वह उपयोग कर सकता था।
कप्तान, कप्तान, कप्तान के मारे जाने पर 1 दर्जन या उससे अधिक सदस्य उसके पीछे भागे। वे सभी क्रोधित और डरे हुए थे। ऐसा इसलिए था क्योंकि उनकी खेती कप्तान जितनी ऊंची नहीं थी। वे ऐसे व्यक्ति से कैसे निपट सकते थे जो कप्तान को भी मार सकता था। और ठीक इसी कारण से आर्यन वहां से नहीं गया। उसके होठों पर एक हल्की सी मुस्कान आई और वह ठंडी हंसी के साथ बोला, तुम मेरी जान चाहते हो? बस तुम लोग हैं जो 1 दर्जन या उससे अधिक सदस्य पहले भयंकर और दुष्ट थे। वे अचानक डर गए और एक एक करके पीछे हट गए। उनमें से एक आदमी ने गंभीरता से कहा, बच्चे, क्या तुम जानते हो कि हम कौन हैं? अगर तुमने हमसे दुश्मनी करने की हिम्मत की तो मुझे लगता है कि तुम जीने वाले नहीं हो। क्या तुम जीने से ऊब गए हो? आर्यन ने एक कदम आगे बढ़ाया और ठंडी हंसी के साथ कहा, मैं जीने से ऊब गया हूं। तलवार नीचे उतरी। आह! दिल में छेद हो गया। सिस्टम की घंटी बजी। आर्यन ने परवाह नहीं की। वे 1 दर्जन लोग तुरंत भाग गए। आर्यन ने उन्हें मौका नहीं दिया और तेजी से उनका पीछा किया। पिछली तलवार। कड़क। डिंग। सिस्टम की घंटी बजी। कड़क। डिंग। सिस्टम की घंटी बजी। डिंग। सिस्टम की घंटी बजी। 3 मिनट के भीतर ही सिस्टम की घंटी लगातार बजती रही। काले भेड़िया भाड़े के सैनिक समूह के 1 दर्जन या उससे अधिक सदस्य आर्यन द्वारा पल भर में मार दिए गए। अगर वे एक साथ मिल जाते तो आर्यन की तलवार शिष्य की खेती उनका मुकाबला नहीं कर पाती। हालांकि आर्यन ने दूसरे स्तर के दानव जानवर काले भेड़िए को मार डाला था और उनके दल के नेता को भी मार दिया था, जिससे उनकी रीढ़ पूरी तरह से टूट गई थी। उनके दिमाग में उथल-पुथल थी और उनमें अपनी सामान्य लड़ने की शक्ति का आधा भी नहीं था। आर्यन ने उन्हें पूरी तरह से काट डाला, मानो वे शाओ बाई की सब्जियां हों। हे, कचरे का एक ढेर। तुम अब भी मेरी जान चाहते हो? आर्यन मुस्कुराया। अचानक प्रिय, फीनिक्स ने दूर से चिल्लाया। आर्यन की आंखें सिकुड़ गईं। ओह नहीं! पल भर में वह एक चीता की तरह बाहर निकला। निकम्मा! अगर मैं कचरे के एक टुकड़े को भी नहीं मार सकता तो तुम जैसे कचरे को पालने का क्या फायदा? कचा! एक बड़ी तलवार नीचे गिरी, सीधे एक कांपते हुए सदस्य को आधे में चीर दिया। ताज़ा खून मुखिया भेड़िया राजा के चेहरे पर छलक गया। उसने उसे पोंछा नहीं, बल्कि अपनी जीभ से ताज़ा खून को अपने मुंह में चाटा। उसकी आंखों में एक अशुभ चमक थी जब उसने अपने काले भेड़िया वाहन को देखा। अपने दांत पीसते हुए कहा, ओह कुत्ते, बाहर आओ और मेरे लिए मरो। धूम! आवाज इतनी तेज थी कि आधी घाटी उसे सुन सकती थी। आसपास के सभी सदस्य सीधे बैठ गए, आवाज करने की हिम्मत नहीं कर रहे थे। कुछ ही दूर पर लिन शुआंगेर और फीनिक्स पकड़े गए थे। लिन शुआंगेर थोड़ी घबराई हुई थी, लेकिन फीनिक्स के चेहरे पर शांत भाव था और उसने उसे दिलासा दिया, बहन शुआंगेर, डरो मत, तुम्हारे पति हमें बचाने आएंगे। लिन शुआंगेर ने सिर हिलाया और कहा, तुम यह भी नहीं जानती कि यह आदमी कौन है। इस आदमी की खेती बहुत ऊंची है और वह नीचांग नगर में सबसे भयंकर व्यक्ति है। वह लोगों को मारने में पलक भी नहीं झपकाता और उसने पहले लोगों को खाया भी है। मुझे उम्मीद है कि वह बदमाश वापस नहीं आएगा। जैसे ही लिन शुआंगेर बड़बड़ा रही थी, भेड़िया राजा की भारी तलवार हिली और उसने लिन शुआंगेर को घूरते हुए भारी आवाज में कहा, मेरे लिए चिल्लाओ, जोर से चिल्लाओ। लिन शुआंगेर ने गुस्से से कहा, मैं नहीं करूंगी। भेड़िया राजा, क्या तुम जानते हो मैं कौन हूं?
अगर तुमने मेरे एक बाल को भी चोट पहुंचाने की हिम्मत की तो मेरे पिता तुम्हें माफ नहीं करेंगे। भेड़िया राजा की आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं और उसने तिरस्कारपूर्वक ठुकराया, तुम्हारे पिता? लिन युआनतू। लिन शुआंगेर का दिल कस गया और उसने कहा, तुम जानते हो मेरे पिता लिन युआनतू हैं। तुम सच में जानते हो कि मैं लिन युआनतू की बेटी हूं? जल्दी मुझे जाने दो। भेड़िया राजा ने ठुकराया और कहा, तुम्हें जाने दूं? हाँ हाँ हाँ। क्या तुम नींद में बात कर रही हो? तुम्हारे पिता की तो बात ही छोड़ो, अगर लिन परिवार के सभी पूर्वज मेरे सामने घुटने टेक दें तो भी मैं उन्हें एक ही झटके में मार डालूंगा। बड़े भाई, इस छोटी लड़की की ज़बान काफी तेज है। क्यों न तुम हमें पहले थोड़ा मजा करने दो। एक चालाक दिखने वाला नेता बुरी तरह हंसा। जब से उसने लिन शुआंगेर को पकड़ा था, उसकी आंखें कभी उसके सीने से नहीं हटी थीं और उसने कई बार घूंट भरे थे। कई अन्य लोगों के चेहरे पर भी वही भाव थे, मानो वे लिन शुआंगेर को एक ही निवाले में निगल जाना चाहते हों। लिन शुआंगेर का शरीर थोड़ा सिकुड़ गया, जिससे डर का भाव प्रकट हुआ। वह अब जानती थी कि इस बार भेड़िए के मुखिया भाड़े के सैनिकों का लक्ष्य वही थी। घर पर कुछ जरूर हुआ होगा, वरना पिताजी को भेड़िए के मुखिया भाड़े के सैनिकों के चलने का पता न चलता। गुई परिवार। यह गुई तियानी का इनाम है। लिन शुआंगेर को तुरंत गुई तियानी याद आया, जिसने आज सुबह उसके पिता से बहस की थी और लिन परिवार की अयस्क बिक्री बंद हो गई थी। लिन शुआंगेर को और भी यकीन हो गया कि लिन परिवार के साथ कुछ हुआ है। उसे आर्यन के साथ पशु राजा घाटी में भेजने का इंतजाम खेती करने के लिए नहीं था, बल्कि नीचांग नगर से भागने के लिए था। लिन शुआंगेर ने चुपके से अपने दिल में कहा, पिताजी। भेड़िया राजा ने अपने बगल के भाइयों पर नजर डाली और उसकी आंखें सिकुड़ गईं। छोटे नेता की गर्दन तुरंत सिकुड़ गई और उसने फिर से बोलने की हिम्मत नहीं की। भेड़िया राजा के मुंह का कोना फड़का और उसने कहा, मैं भेड़िया राजा अपने वचन का पक्का हूं। अब जब हमने उसे पकड़ लिया है तो हम स्वाभाविक रूप से बारी बारी से उसे भोग सकते हैं। जब आसपास के लोगों ने यह सुना तो उनकी आंखों में सोने की चमक आ गई। वे ऐसे दिख रहे थे मानो उस पर झपटने के लिए इंतजार नहीं कर सकते। घूंट। चालाक दिखने वाले छोटे नेता ने अपने हाथों को रगड़ा, मुश्किल से घूंट भरा और कहा, मैं पहले जाऊंगा। हे छोटी सुंदरी, मैंने अपने जीवन में कभी तुम्हारे जैसी खूबसूरत महिला के साथ नहीं खेला। चिंता मत करो, मैं जानता हूं कि तुम अभी भी कुंवारी हो और मैं तुम्हारा अच्छे से ख्याल रखूंगा। घूंट। जैसे ही उसने बात की, उसने फिर से मुश्किल से घूंट भरा। आसपास के भाई भी उसे घेरने लगे। वे जल्दी से एक कतार बनाने लगे। नीचांग नगर की नंबर 1 सुंदरी, वे उसका सपना भी नहीं देख सकते थे और अब वह उनके द्वारा भोगी जाने वाली थी। लिन शुआंगेर इतनी डर गई कि उसका चेहरा पीला पड़ गया और वह कांपने लगी। तुम लोग पास मत आओ, मेरे पिता लिन युआनतू हैं, वह तुम सबको मार डालेंगे। फीनिक्स ने जोर से चिल्लाया, पतिदेव जल्दी आओ, वे बहन शुआंगेर को परेशान करने वाले हैं। लिन शुआंगेर ने भी जोर से चिल्लाया, बदमाश जल्दी आओ और मुझे बचाओ, जल्दी जल्दी आओ और मुझे बचाओ। वह पागलों की तरह चिल्लाई। लिन शुआंगेर ने आर्यन को जीवन बचाने वाली तिनके की तरह माना। उन बदसूरत निगाहों को देखकर लिन शुआंगेर बेहद डरी हुई थी। दूसरी जगह पर आर्यन तेजी से दौड़ रहा था। भागने की प्रक्रिया में उसने अपना कुछ खून बहाया। उसके रक्तसार में महान शक्ति थी। इन दानव जानवरों के लिए उसका खून सबसे बड़ा प्रलोभन था। खून हर जगह फैल गया और पशु राजा घाटी बेचैन हो गई। एक एक करके
दानव जानवरों ने गहरी नींद में अपनी आंखें खोलीं और उनकी पुतलियां सिकुड़ गईं। गड़गड़ाहट। एक एक करके वे खड़े हो गए। सभी भयंकर जानवर थे। धमाका। पशु राजा घाटी कांप उठी। घाटी की गहराई में एक बैंगनी लाल आंखों वाला दानव जानवर एक गहरी गुफा से एक कदम बाहर निकला और एक दहाड़ लगाई। दहाड़। क्या आप चाहते हैं कि मैं इस कहानी को और आगे बढ़ाऊं? आप लोगों को यह स्टोरी कैसी लग रही है, कमेंट करके जरूर बताएं। और बने रहे आप अपने जीवपति त्रिपाठी जी के साथ। धन्यवाद मित्रों। हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है हमारे चैनल स्टोरी बाय डीके एफएम और स्टोरी बाय डीके एफएम 2.0 पर। दोस्तों, अगर हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो हमारे चैनल स्टोरी बाय डीके एफएम और स्टोरी बाय डीके एफएम 2.0 को, और वीडियो पर लाइक और कमेंट भी कर दिया करो ताकि हमें पता चल सके कि आप लोगों को ये स्टोरी के साथ लग रहा है। स्पिरिट वर्ल्ड और सुपर योद्धा ध्रुव रिटर्न के असली एपिसोड आपके यूट्यूब चैनल स्टोरी बाय DKFM, जिसमें लगभग 11,000 सब्सक्राइबर है, और यूट्यूब चैनल स्टोरी बाय DKFM 2.0 और टेलीग्राम चैनल ध्रुव रिटर्न सीजन 4 स्टोरी बाय DKFM पर अपलोड होते हैं। अगर आप लोग दूसरे चैनलों पर एपिसोड सुन रहे हो तो उस चैनलों को अनसब्सक्राइब कर दो और मेरे चैनल यूट्यूब चैनल स्टोरी बाय DKFM, जिसमें लगभग 11,000 सब्सक्राइबर हैं, और यूट्यूब चैनल स्टोरी बाय DKFM 2.0 और टेलीग्राम चैनल ध्रुव रिटर्न सीजन 4 स्टोरी बाय DKFM से जुड़ने की कोशिश करो ताकि आप ओरिजिनल एपिसोड और सबसे पहले एपिसोड पा सको। एपिसोड 3496। पशु राजा का आगमन। पशु राजा घाटी थर्रा उठी। काले भेड़िए की भाड़े की सेना के सदस्य भी सदमे में थे। लिन शुआंगेर को घेरे हुए लोग तुरंत रुक गए। एक महिला की तुलना में उनका जीवन अधिक महत्वपूर्ण था, और वैसे भी लिन शुआंगेर को उन्होंने पहले ही पकड़ लिया था, तो वे कभी भी उसका आनंद ले सकते थे। बड़े भाई, क्या हो रहा है? आवाज से तो ऐसा नहीं लगता कि यह कोई सामान्य दानव जानवर है। कहीं यह? भेड़िया राजा की आंखें थोड़ी संकरी हो गईं। उसकी छाती पर लंबा निशान हल्का हल्का धड़क रहा था, और उसने गंभीर स्वर में कहा, वह सच में मरा नहीं। उसे यह कहते हुए सुनकर आसपास के नेताओं की आंखें सदमे से भर गईं। उन्होंने सूखी लार निगली और कहा, यह पशु राजा है। भेड़िया राजा ने गंभीर स्वर में कहा, महिलाओं के साथ खेलने की जल्दी मत करो। आवाज से लगता है कि वह उत्तेजित है। मुझे नहीं पता कि वह उन्नति कर रहा है या कोई शिकार ढूंढ रहा है। संक्षेप में, पहले पीछे हटते हैं। भेड़िया राजा ने तुरंत फैसला किया। वह कुछ साल पहले पशु राजा घाटी के पशु राजा से मिला था। उस समय वह आधी जान के साथ पशु राजा घाटी से बाहर निकला था। उसकी छाती पर आधा मीटर लंबा घाव था जो पशु राजा के पंजों से हुआ था। अभी की दहाड़ सुनकर भेड़िया राजा की आंखें संकरी हो गईं। अभी पीछे हटो। पिछले कुछ वर्षों में उसकी खेती में काफी सुधार हुआ था, और पशु राजा का भी। एक नेता ने कहा, कप्तान, जब से लिन युआनतू की बेटी को पकड़ा गया है तो हम पहले नीचांग नगर लौट चलते हैं। जब पशु राजा बाहर आएगा तो उस लड़के की 9 जानें भी कम पड़ जाएंगी। बुरा नहीं, वह लड़का निश्चित रूप से नहीं बचेगा। हालांकि उन्होंने पहले कभी पशु राजा का सामना नहीं किया था, लेकिन वे जानते थे कि पशु राजा कितना शक्तिशाली होता है। यदि वह सच में बेकाबू हो गया तो उनकी पूरी टीम भी पशु राजा का मुकाबला नहीं कर पाएगी। भेड़िया राजा ने अपनी आंखें संकरी कर लीं। इस क्षण दहाड़, एक और दहाड़ हुई जिसने पूरी घाटी को हिला दिया। भेड़िया राजा ने कहा, पहले पशु राजा घाटी से निकलो। तत्काल कई सदस्य तेजी से पीछे हटने लगे।
हालांकि उनके पीछे हटने के कुछ ही देर बाद उन्हें एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ है, क्योंकि आसपास के जंगल में कई दानव जानवर उनका इंतजार कर रहे थे। भेड़िया राजा ने महसूस किया कि कुछ गड़बड़ है। सामान्यतया जब पशु राजा एकांतवास से बाहर निकलता तो यहाँ के राक्षसों को अपने राजा का स्वागत करने जाना चाहिए था। हालांकि उन्होंने ऐसा नहीं किया। ये राक्षस दोनों तरफ से उनका पीछा कर रहे थे, किसी भी समय हमला करने को तैयार थे। रुको! भेड़िया राजा अचानक दहाड़ा। सभी भी अचानक रुक गए। भेड़िया राजा ने चारों ओर देखा और सूंघा। उसे लगा कि हवा में गंध थोड़ी अजीब है। खून की गंध, खून की एक खास गंध। कौन है? कौन है? भेड़िया राजा की नाक कुत्ते से भी ज्यादा संवेदनशील थी। आसपास के दानव जानवरों की असामान्य गतिविधि को भांपते हुए उसने तुरंत सोचा कि कोई इन दानव जानवरों का मार्गदर्शन कर रहा है। काले भेड़िए की टुकड़ी के सदस्य एक दूसरे को देखने लगे, यह नहीं जानते हुए कि भेड़िया राजा किसके बारे में बात कर रहा था। अचानक भेड़िया राजा की नजर एक जगह पर टिकी और उसने अपनी कृपाण से वार किया। बाहर आओ! धड़ाम! कृपाण की ऊर्जा हवा के झोंके में बदल गई, सीधे एक पेड़ को दो हिस्सों में चीर दिया। एक आदमी पेड़ के पीछे से बाहर निकला। आर्यन! फीनिक्स तुरंत ओवरजॉयड हुई और बोली, पति। लिन शुआंगेर भी अत्यधिक भावुक हो गईं और बोली, आवारा, तुम आखिरकार आ गए। भेड़िया राजा ने आर्यन को घूरते हुए कहा, तुम वही लड़का हो जिसे गुई ताइबाओ 3 चालों में छू भी नहीं सका। आर्यन ने अपनी आंखें उठाईं, उसके मुंह के कोने हल्के से ऊपर उठे और कहा, तुम इस भाड़े की सेना के मुखिया हो। भेड़िया राजा के शरीर से सुनहरी रोशनी चमक उठी। बॉस का आभा! आर्यन थोड़ा उत्साहित था। यह पहली बार था जब उसने प्राचीन दुनिया में किसी बॉस को सुनहरी रोशनी में चमकते देखा था। बॉस! भेड़िया राजा की नजरें कस गईं और उसने पूछा, तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? आर्यन ने कहा, तुम्हें जानने की जरूरत नहीं है कि इसका क्या मतलब है। हम्फ! भेड़िया राजा की आंखें कस गईं, उसके हाथ में लंबी कृपाण हिली और उसने कहा, मेरे घोड़े को मारा, मेरे कप्तान को मारा, लड़के, आज मैं तुम्हारी जान लूंगा। पिछला अध्याय, अगला अध्याय, गरज। उसके शरीर की आभा हिल उठी। आसपास के काले भेड़िए की भाड़े की सेना भी मुस्कुराई, तुम मरने आए हो? हे! तलवार चेला क्षेत्र का एकमात्र कचरा हमारे सामने इतना अभिमानी होने की हिम्मत करता है। कप्तान, मुझे उसे संभालने दो। धड़ाम! एक छोटा नेता आगे बढ़ा और अपने हाथ में मौजूद खंजर से जोर से वार किया, पर्वत और नदियां चीरने वाली धार। यह चाल अत्यंत क्रूर थी। जैसे ही कृपाण नीचे गिरी, कृपाण की ऊर्जा गूंज उठी। यदि यह वार पड़ता तो निश्चित रूप से शरीर के टुकड़े हो जाते। आर्यन हल्का सा मुस्कुराया और कहा, तुम? वह वहीं खड़ा रहा, बिना हिले। छोटा नेता हंसा, लड़के, मर जाओ। हाँ हाँ हाँ। यह देखकर कि आर्यन नहीं हिला, वह असाधारण रूप से खुश था। आर्यन उसके लिए इंतजार करती हुई एक छोटी सफेद गोभी की तरह था। हालांकि घने जंगल में हलचल मच गई। अचानक दहाड़! एक दानव जानवर बाहर निकला। छोटे नेता के वार करने का इंतजार किए बिना उसके शरीर को लहूलुहान कर दिया गया और उसमें बिल्कुल भी जान नहीं बची। हर कोई तनाव में आ गया। अचानक प्रकट हुए दानव जानवर से कई लोग डर के मारे पीले पड़ गए। इसके अलावा यह तो बस शुरुआत थी। पहले दानव जानवर के बाहर निकलने के बाद बाईं और दाईं ओर के दानव जानवर उत्पात मचाने लगे, लगातार घने जंगल से बाहर निकलते हुए।
दहाड़, हुला, आह, कप्तान मुझे बचाओ बचाओ। आह, अंधेरे में यह जगह एक नरक में बदल गई थी। वे दानव जानवर सभी असाधारण रूप से क्रूर थे, लगातार सब कुछ मार रहे थे। भेड़िया राजा चिल्लाया, रक्षा करो रक्षा करो। यह बस इतना था कि ये सदस्य सभी डर के मारे सहमे हुए थे। उन्हें नहीं पता था कि उनके आसपास कितने दानव जानवर थे, इसलिए वे बस भागने के बारे में सोच रहे थे। जितना वे भागे उतनी ही तेजी से मरे। जितना वे मरे उतनी ही तेजी से भागना चाहते थे। भेड़िया राजा उन्हें बिल्कुल भी नहीं रोक सका। आर्यन अंधेरे में खड़ा होकर ठंडी हंसी हंसा, इस तरह की दानव जानवरों से भरी घाटी में तुम लोग अभी भी मुझसे निपटना चाहते हो। आर्यन के खून में दानव जानवरों के लिए एक अतुलनीय आकर्षण था। इस तरह की शक्ति दानव जानवरों को पागल कर सकती थी। वे पागलपन की स्थिति में गिर गए थे। अभी जब काले भेड़िए की भाड़े की सेना ने अपनी चाल चली, तो उन अबोध जानवरों ने सोचा कि वे उनसे निपटने वाले हैं और तुरंत हमला कर दिया। यह भी इसी वजह से था कि वे टूटने के कगार पर थे। आह! भेड़िया राजा ने एक दहाड़ लगाई और उसके हाथ में लंबी कृपाण घूम गई। धड़ाम! एक दानव जानवर तुरंत मारा गया। धड़ाम! एक और दानव जानवर मारा गया। भेड़िया राजा ने भारी लहजे में कहा, घबराओ मत, शांत रहो, घबराओ मत। कप्तान आखिर कप्तान था। यदि उसमें कोई वास्तविक क्षमता नहीं होती तो वह कप्तान नहीं बन पाता। भेड़िया राजा के शब्दों से कुछ लोग शांत होने लगे। जैसे ही उसने कुछ दानव जानवरों को मारा, उनके दिल शांत हो गए। धीरे धीरे, कुछ मिनट बाद, हर कोई एक दूसरे की पीठ से पीठ सटाकर एक घेरा बनाने लगा। उन्होंने एक रक्षात्मक व्यूह रचना बनाई। यह भी इसी समय था। दानव जानवरों ने अचानक हमला करना बंद कर दिया। वे सभी एक तरफ खड़े हो गए और एक जगह को चुपचाप देखने लगे, जैसे कि वे किसी का स्वागत कर रहे हों। आर्यन का दिल कस गया। भेड़िया राजा ने गंभीरता से कहा, पशु राजा आ रहा है। उसकी आंखें काली पड़ गईं और उसने भारी लहजे में कहा, शांत रहो, घबराओ मत। आर्यन हल्का सा मुस्कुराया और कहा, पशु राजा, मैं तुम सभी को एक पल में नरक में भेज सकता हूँ, हा हा हा। जैसे ही उसने बात खत्म की, अंधेरे में एक सुनहरी रोशनी चमकी। क्या आप जानना चाहते हैं कि आगे क्या हुआ? आप लोगों को यह स्टोरी कैसी लग रही है, कमेंट करके जरूर बताएं। और बने रहे आप अपने जीवपति त्रिपाठी जी के साथ। धन्यवाद मित्रों। एपिसोड 3497 से 3498। अंधकार में चमकीली लौ, आर्यन की दहाड़। अंधकार में सुनहरी रोशनी चकाचौंध कर रही थी। वह इस गहन अंधेरे में भी स्पष्ट रूप से दिख रही थी। आर्यन की आंखें तनी हुई थीं और उसका हृदय तुरंत उत्साहित हो उठा। जब उसने उस विशाल राक्षोराज को देखा तो उसका खून खौल उठा। भेड़िया राजा की आंखें भी तन गईं। उस राक्षसी राक्षोराज को देखकर, जो तेजी से बाहर निकला था, उसने अपनी लंबी तलवार को दोनों हाथों से कसकर पकड़ लिया। उसकी आंखों में क्रोध भरा हुआ था। रिश्ल! वह अचानक आगे बढ़ा। एक विशाल घूमते हुए लट्टू की तरह वह हिंसक रूप से बाहर निकला। भेड़िया राजा ने गुस्से में घूरते हुए कहा, रुक जाओ। गड़गड़ाहट! घूमते हुए लट्टू के सीधे टकराव ने 100 से अधिक लोगों द्वारा बनाई गई रक्षा को पूरी तरह से चकनाचूर कर दिया। इतना ही नहीं, जो लोग पल भर में उसके संपर्क में आए, वे सब मांस और खून के टुकड़ों में बदल गए। एक ही टकराव में दर्जनों लोग मारे गए। उस राक्षोराज के सामने ये भाड़े के सैनिक बहुत कमजोर थे।
वे बिल्कुल भी विरोध नहीं कर सकते थे। आर्यन भी अंदर ही अंदर हैरान था। धिक्कार है, यह राक्षोराज थोड़ा बर्बर है। पहले टकराव के बाद राक्षोराज का शरीर फिर से घूम गया, एक घूमते हुए लट्टू में बदलकर हवा में उड़ गया। इस बार वे सभी सैनिक डर के मारे अपनी जान बचाने के लिए भाग खड़े हुए। उन्होंने इसे रोकने की हिम्मत नहीं की। वे तुरंत चारों दिशाओं में बिखर गए। एक बार जब वे तितर-बितर हुए तो स्थिति और भी खराब हो गई। आसपास के दानव जानवर उनका नरसंहार करने लगे। आह! मदद करो, मदद करो! मेरा पैर, मेरा पैर! आह! हर तरह की चीखें और दर्द भरी आवाजें गूंज उठीं। ऐसा लग रहा था जैसे यह एक कसाईखाना हो। भेड़िया राजा ने कुछ बार पुकारा। स्थिति को नियंत्रण से बाहर होते देख उसने और नहीं पुकारा। वह जानता था कि ये सभी लोग मर जाएंगे। वह बहुत शांत था। फिनिक्स का संघर्ष और आर्यन का क्रोध। वह तेजी से लिन शुआंगर के बगल में उतरा। चाहे कुछ भी हो, लिन शुआंगर उसका मिशन लक्ष्य थी, इसलिए उसे वापस लाना था। जब तक सिटी लॉर्ड वू तियानफेंग यहाँ थे, उसके ब्लैक वुल्फ मर्सिनरी कॉर्प्स को अभी भी स्थापित किया जा सकता था। मेरे पीछे आओ। भेड़िया राजा ने लिन शुआंगर को उठाया। लिन शुआंगर जोर जोर से छटपटा रही थी। मुझे बचाओ, मुझे बचाओ! फिनिक्स ने भी चिल्लाया, पतिदेव जल्दी आओ। बहन शुआंगर को ले जाया जा रहा है। भेड़िया राजा ने सीधे फिनिक्स की ओर देखा, फिर आर्यन की ओर देखा और लापरवाही से फिनिक्स को उठाते हुए कहा, छोटी लड़की, भागने की सोचना भी मत। फिनिक्स भी संघर्ष कर रही थी। हालांकि लेकिन वह खुशी से संघर्ष कर रही थी। बहुत उत्साहित। ऐसा नहीं लग रहा था कि उसे पकड़ा जा रहा है। इसके बजाय ऐसा लग रहा था कि वह इसका आनंद ले रही है। भेड़िया राजा ने आर्यन की ओर घूरते हुए कहा, बच्चे, मुझे उम्मीद है कि तुम इस जगह से जीवित निकल पाओगे, क्योंकि अगली बार जब हम मिलेंगे तो मैं तुम्हें व्यक्तिगत रूप से मार डालूंगा। आर्यन के होंठ मुड़े, हमें अगली बार ऐसा क्यों करना है? भेड़िया राजा ने उपहास करते हुए कहा, मैं इस बार तुम्हारे साथ नहीं खेलूंगा। अपने शरीर को थोड़ा नीचे करते हुए वह आगे कूद गया। आर्यन का शरीर भी नीचे झुक गया और वह अचानक बाहर निकला। लेकिन जैसे ही आर्यन बाहर निकला, राक्षोराज अचानक उससे टकरा गया। राक्षोराज आर्यन के रक्तसार की आभा को महसूस कर सकता था। यह आर्यन के रक्तसार की आभा के कारण ही वह जाग गया था। रिश्ल, रिश्ल! हवा में एक टूटने की आवाज आई। वह निर्दयता से आर्यन की छाती से टकराई। विशाल छाया के नीचे आर्यन एक छोटे से बिंदु जैसा लग रहा था। राक्षोराज का अंत और आर्यन का मार्ग। राक्षोराज ने एक अजीब सी गुगु ध्वनि निकाली। ऐसा लग रहा था कि वह आर्यन को तुरंत ध्वस्त कर देगा, लेकिन उसी पल उसका मन अचानक ठंडा पड़ गया। उसे अभूतपूर्व दबाव महसूस हुआ। दो छोटी आंखें देखती हैं और महसूस करती हैं कि आर्यन एक छोटा बिंदु नहीं था, बल्कि आकाश से भी बड़ा एक दानव था। आर्यन ने अमर ड्रैगन के शरीर को मुक्त किया और जोर से चिल्लाया, एक तरफ हट जाओ, मेरे पास अभी तुम्हारे बारे में सोचने का समय नहीं है। बूम! उसकी आभा हिल उठी और हवा की लहरें निकल पड़ी। आसपास के कई ऊंचे पेड़ टूट गए। राक्षोराज सीधे आसमान से कांपते हुए नीचे गिर गया। आर्यन भारी कदमों से जमीन पर उतरा। एक और छलांग के साथ उसने भेड़िया राजा का पीछा किया। हालांकि राक्षोराज ने आर्यन का बहुत समय बर्बाद कर दिया था और आर्यन ने गिरे हुए सामानों की जांच में जो समय बर्बाद किया था, उसके साथ मिलकर भेड़िया राजा पहले ही गायब हो चुका था।
आर्यन ने अपनी आभा वापस ले ली। अपने मूल शरीर की आभा में लौटते हुए उसने दूर नीचांग शहर की रोशनी को देखा और खुद से कहा, चलो पहले नीचांग शहर लौटते हैं। उसके जाने के बाद थोड़ी देर बाद दो काले आकृति वाले लोग उतरे। उस गहरे गड्ढे के किनारे खड़े थे जहां राक्षोराज मरा था। एक काले कपड़े वाले आदमी ने गंभीरता से कहा, इतनी शक्तिशाली शक्ति का होना, ऐसा लगता है कि वह नश्वर दुनिया से नहीं है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि एक छोटे से नीचांग शहर में वास्तव में एक छिपा हुआ महान ईश्वर स्तर का योद्धा होगा। क्या आप चाहते हैं कि मैं इस कहानी को और आगे बढ़ाऊं? नीचांग नगर में एक नया अध्याय। नीचांग नगर में भेड़िया राजा, जिसने सैकड़ों लड़ाइयां लड़ी थीं और कई बार मौत के मुंह से बच निकला था, अपने अनूठे भागने के तरीके के लिए जाना जाता था। वह अच्छी तरह जानता था कि कोई भी नफरत उसकी अपनी जान से ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं थी। जब तक वह जिंदा रहता, वह एक दिन बदला ले सकता था। सुबह का समय हो चुका था जब वह नीचांग नगर लौटा। उसने चुपचाप नगर प्रमुख के महल में प्रवेश किया। वू तियानफेंग, नगर प्रमुख, दानव पशु के मांस का खून से लथपथ नाश्ता करने का आनंद ले रहा था। वह हर दिन ऐसा ही करता था। खासकर सुबह में उसे ताज़ा कटे हुए दानव पशु का मांस खाना पड़ता था, क्योंकि दानव पशु का रक्त और मांस उसकी शक्ति को फिर से भर सकता था। इन सभी वर्षों में वह अपनी शक्ति छिपा रहा था, खासकर उसका शारीरिक बल जो पहले से ही एक दानव पशु जितना मजबूत था। जैसे ही वह अपने नाश्ते का आनंद ले रहा था, भेड़िया राजा अंदर घुस आया। वो फेंगटियान की आंखें क्रूर हो गईं और उसने ठंडे स्वर में कहा, क्या तुम्हें नहीं पता कि मुझे नाश्ता करते समय परेशान होना सबसे ज्यादा नापसंद है? कच्चे दानव पशु का मांस खाना, यह दृश्य नगर प्रमुख की पहचान से मेल नहीं खाता था। भेड़िया राजा ने ज्यादा परवाह नहीं की और सीधे मेज पर बैठ गया। रक्त से सने हुए पशु मांस के बर्तन को देखते हुए उसने गंभीरता से कहा, मुझे परवाह नहीं कि तुम क्या खाते हो, भले ही तुम गोबर खाओ, इसका मुझसे कोई लेना देना नहीं है। मेरा यहाँ आने का केवल एक ही उद्देश्य है। वो फेंगटियान का चेहरा थोड़ा सा काला पड़ गया और उसकी आंखों में गुस्सा भर गया। हालांकि वह तुरंत भड़का नहीं और इसके बजाय चुपचाप सुना। बोलो। भेड़िया राजा ने कहा, मुझे इस मिशन के लिए 100 गुना इनाम चाहिए। वो फेंगटियान ने अपनी आंखें सिकोड़ी और कहा, 100 गुना, यह 3.7 मिलियन स्वर्ण मुद्राएं हैं। भेड़िया राजा ने कहा, सही कहा। वो फेंगटियान हल्के से मुस्कुराया और कहा, भेड़िया राजा, तुम्हें मेरी शख्सियत बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए। मैं एक ऐसा इंसान हूं जो एक कहता है और दो का मतलब होता है, और मुझे यह बिल्कुल पसंद नहीं जब लोग मुझसे मोलभाव करते हैं और अपनी बात से मुकर जाते हैं। धम्म। भेड़िया राजा ने मेज पर अपनी हथेली पटकी, जिससे मेज हिल गई। कटोरे में दानव पशु का खून वो फेंगटियान के चेहरे पर छलक गया। भेड़िया राजा ने वो फेंगटियान की नाक की ओर इशारा करते हुए कहा, मैं तुमसे मोलभाव करने नहीं आया हूं, मुझे 3.7 मिलियन स्वर्ण मुद्राएं चाहिए। केवल पैसे से ही वह भाड़े के सैनिकों के समूह को फिर से बना सकता था। एक मजबूत भाड़े के सैनिकों का समूह बना सकता था। इन सभी वर्षों में वह नगर प्रमुख वू फेंगटियान पर निर्भर रहा था ताकि वह मजबूत बन सके, लेकिन उन्होंने वू फेंगटियान के लिए बहुत कुछ किया था। यह निश्चित रूप से असंभव था कि वू फेंगटियान उसे एक और भाड़े के सैनिकों का समूह बनाने में मदद करेगा। इसके अलावा भेड़िया राजा को लगा कि उसकी खेती वू फेंगटियान से कहीं अधिक है। वो फेंगटियान ने एक रुमाल उठाया और धीरे से अपने चेहरे से खून पोंछा। उसने उदासीनता से कहा, भेड़िया राजा, तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम अभी किससे बात कर रहे हो। उसका भाव और भी अप्रसन्न हो गया।
भेड़िया राजा ने ठंडी सांस ली और कहा, वो फेंगटियान, मेरे सामने नगर प्रमुख का ढोंग मत करो। मेरे काले भेड़िया भाड़े के सैनिकों के समूह के बिना तुम तो एक फुस भी नहीं हो। उसके बात पूरी करने से पहले ही वो फेंगटियान की पुतलियां सिकुड़ गईं। उसने अपनी चॉपस्टिक उठाई और उन्हें जमीन में गाड़ दिया। आह! भेड़िया राजा को प्रतिक्रिया देने का समय नहीं मिला। उसके हाथ का पिछला हिस्सा चॉपस्टिक से छेद दिया गया और मेज पर कील की तरह गाड़ दिया गया। उसने एक खून जमा देने वाली चीख निकाली। वो फेंगटियान एक कदम आगे बढ़ा और उसके सामने आ गया। उसने उसका बायां हाथ पकड़ा और अपने शरीर के एक झटके से उसे खींचा। कच कच कच। उसका पूरा बायां हाथ एक तले हुए आटे की तरह मुड़ गया। उसके जोड़ टूटते और फटते रहे। यह पूरी प्रक्रिया 1 सेकंड से भी कम समय में हुई। यह इतनी तेज थी कि भेड़िया राजा को प्रतिक्रिया देने का समय नहीं मिला। वे केवल प्रताड़ित हो सकते थे। दोनों हाथों से अपंग होकर भेड़िया राजा दर्द से घुटनों के बल जमीन पर गिर पड़ा। वो फेंगटियान ने एक रुमाल उठाया और धीरे से अपने हाथ पोंछे। भेड़िया राजा के पीछे खड़े होकर उसने ठंडे स्वर में कहा, क्या तुम्हें पता है कि तुम अभी किससे बात कर रहे हो? भेड़िया राजा के माथे पर ठंडे पसीने की बूंदें थीं। उसका पूरा शरीर दर्द से कांप रहा था। उसका चेहरा पीला पड़ गया था जब उसने कहा, नगर प्रमुख, मैं गलत था। मैं गलत था। कृपया मेरी जान बख्श दें। मैं भी बेबस था। मेरा काला भेड़िया भाड़े के सैनिकों का समूह पूरी तरह से नष्ट हो गया। वे सभी दानव पशु घाटी में मर गए। अगर ऐसा नहीं होता तो मैं आपसे पैसे मांगने की हिम्मत नहीं करता। वो फेंगटियान की आंखें सिकुड़ गईं और गहरी आवाज में उसने कहा, पूरा काला भेड़िया समूह नष्ट हो गया। क्या हुआ? भेड़िया राजा ने कहा, यह सब उस लड़के की गलती है। मुझे नहीं पता कि उसने दानव पशु घाटी के दानव पशु राजा को क्यों जगाया। वे सब मर गए, सब मर गए। आखिरकार यह एक भाड़े के सैनिकों का समूह था जिसे उसने स्थापित किया था। यह नीचांग नगर में नंबर 1 भाड़े के सैनिकों का समूह भी था। अब सब कुछ खत्म हो गया था। वो फेंगटियान ने भेड़िया राजा को पकड़ा और गंभीरता से कहा, क्या हुआ? मुझे स्पष्ट रूप से बताओ। उसकी आंखें भयानक थीं। इसके अलावा वो फेंगटियान का ऑरा पहले कभी इतना भयानक नहीं था। भेड़िया राजा अब समझ गया कि इस शहर में सबसे शक्तिशाली व्यक्ति गुई परिवार नहीं था, बल्कि नगर प्रमुख वो फेंगटियान था जो हमेशा कमजोर होने का दिखावा करता था। वह सच्चा विशेषज्ञ था। उसकी खेती शायद महान तलवारबाज से ऊपर थी। भेड़िया राजा ने दानव पशु घाटी में हुई घटना का विस्तृत विवरण दिया। वो फेंगटियान ने अपने हाथ अपनी पीठ के पीछे बांध रखे थे। उसकी आंखें केंद्रित थीं और उसने उदासीनता से कहा, लगता है कि मैंने उस लड़के को सच में कम आंका। लिन शुआंगेर और वह लड़की जिसे तुमने पकड़ा था, उनका क्या हुआ? आप लोगों को यह स्टोरी कैसी लग रही है, कमेंट करके जरूर बताएं। और बने रहे आप अपने जीवपति त्रिपाठी जी के साथ। एपिसोड 3499। भेड़िया राजा ने तुरंत कहा, मैंने उन्हें काले भेड़िया महल में कैद कर रखा है। मैं मूल रूप से उनका उपयोग गुई परिवार से पैसे निकालने के लिए करना चाहता था। यह कहने के बाद उसने वो फेंगटियान की ओर देखा और तुरंत कहा, मैं बस काला भेड़िया भाड़े के सैनिकों के समूह को फिर से बनाने के लिए पैसे चाहता हूँ। ऐसा लग रहा था जैसे उसे डर था कि वो फेंगटियान उस पर फिर से हमला करेगा। वो फेंगटियान ने कहा, तुमने कहा कि दानव पशु राजा प्रकट हुआ और तुम्हारे भाई भाग गए। वह लड़का अब? भेड़िया राजा ने कहा, वह लड़का शायद जीवित नहीं बचा होगा।
मैं दानव पशु घाटी के दानव पशु राजा से पहले मिल चुका हूँ। वह वास्तव में बहुत मजबूत है। मैं उससे 3 चालें भी नहीं झेल सकता। इसलिए वह लड़का कितना भी मजबूत क्यों न हो, वह दानव पशु राजा का मुकाबला नहीं कर पाएगा। वो फेंगटियान ने सिर हिलाया और कहा, ठीक है, तुम्हें आगे क्या होता है इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। अगले कुछ दिनों तक बस काले भेड़िया महल में रहो और ठीक हो जाओ। मैं किसी को कुछ आत्मा की गोलियां भेजने के लिए भेजूंगा। उन दोनों महिलाओं को मेरे पास भेजो। भेड़िया राजा ने अवज्ञा करने की हिम्मत नहीं की और कहा, धन्यवाद नगर प्रमुख, मैं तुरंत व्यवस्था करूंगा। वो फेंगटियान ने कहा, किसी को इसे देखने मत देना। भेड़िया राजा ने जवाब दिया, समझ गया। भेड़िया राजा के जाने के बाद वो फेंगटियान ने तुरंत लोगों को उसका पीछा करने का आदेश दिया, कहीं भेड़िया राजा कहीं और न चला जाए। इस समय एक आदमी जो 20 के दशक में लग रहा था बाहर आया और कहा, पिताजी, लिन शुआंगेर को यहाँ लाओ। अगर अंकल गुई को पता चला तो क्या यह बुरा नहीं होगा? बोलने वाला आदमी वो फेंगटियान का इकलौता बेटा वो यिलोंग था। नीचांग नगर में उसकी प्रतिभा और ताकत गुई ताइबाओ से कम थी। इसके अलावा प्राचीन भयंकर संप्रदाय के नीचांग नगर में एकमात्र स्थान गुई तियानी ने छीन लिया था। वो फेंगटियान ठंडी हंसी हंसा और कहा, यह मत कहो कि उसे पता नहीं चलेगा। भले ही उसे पता चल जाए तो क्या वह सोचता है कि गुई परिवार नीचांग नगर में एक हाथ से आसमान ढक सकता है? तुम्हें पता होना चाहिए, मैं नीचांग नगर का नगर प्रमुख हूँ। मैं यहाँ का राजा हूँ। यिलोंग, तुम्हारी खेती कैसी चल रही है? वो यिलोंग ने कहा, पिताजी, मैंने पहले ही महान तलवारबाज के 9वें स्तर को तोड़ दिया है और गुरु के मार्गदर्शन के अनुसार मेरी सभी तलवार की चालें गुई तियानी की तलवार की चालों को तोड़ सकती हैं। क्या आप चाहते हैं कि मैं इस कहानी को और आगे बढ़ाऊं या किसी और विषय पर लिखूं? सभी चीनी नामों और शब्दों के हिंदी अनुवादों को स्थायी रूप से याद रखने और गद्यांश को उपन्यास की तरह हिंदी में समझाने के आपके अनुरोध के अनुसार यहाँ कहानी है। शक्ति का खेल और प्रतिशोध की आग। हर किसी की अपनी महत्वाकांक्षाएं होती हैं और वो फेंगटियन कोई अपवाद नहीं था। वह बूढ़ा हो रहा था और उसे डर था कि इस जीवन में उसकी साधना की यही सीमा थी। हालांकि उसे अपने बेटे और उसके भविष्य के बारे में सोचना था। जब उसके बेटे ने प्राचीन ज्वाला पंथ में अपनी जगह खो दी तो वो फेंगटियन ने चुपचाप अपने दिल में एक योजना बनाई। वह नीचांग शहर का राजा बनना चाहता था। सिर्फ एक नगर स्वामी नहीं, बल्कि एक सच्चा अधिपति, एक ऐसा अधिपति जो अपने हर शब्द का मतलब रखता हो। वह चाहता था कि उसका बेटा प्राचीन ज्वाला पंथ में प्रवेश करे। वह कदम व्यवस्था कर रहा था। लिन और गुई परिवारों के बीच का विभाजन एक महत्वपूर्ण कदम था। मूल रूप से लिन और गुई परिवारों के बीच विवाह गठबंधन वो फेंगटियन के लिए एक कांटा था, लेकिन अब उसे चिंता करने की आवश्यकता नहीं थी। ब्लैक वुल्फ मर्कनरी ग्रुप को गुई परिवार ने आदेश दिया था। इस तरह लिन और गुई परिवार दुश्मन बन जाएंगे और इस प्रतियोगिता में एक बड़ी लड़ाई अनिवार्य रूप से छिड़ जाएगी। वह जो करना चाहता था वह अपने बेटे को गुई ताइबाओ को हराने देना था। यह सिर्फ हार नहीं थी, वह तो उसे मारना भी चाहता था। इस तरह प्राचीन प्रचंड पंथ में प्रवेश करने का स्थान उसके बेटे को मिल जाएगा। सब कुछ उसकी योजना के अनुसार चल रहा था। हालांकि उसे जिसकी उम्मीद नहीं थी वह यह थी कि ब्लैक वुल्फ मर्कनरी ग्रुप वास्तव में कप्तान के अलावा पूरी तरह से मिटा दिया गया था। कुछ अनिश्चितताएं थीं। हालांकि इससे उसकी योजना में बहुत अधिक बाधा नहीं आई। सब कुछ अभी भी वो फेंगटियन के नियंत्रण में था। तुम वापस क्यों आ गए?
जैसे ही आर्यन लॉन फी लिन परिवार में दाखिल हुआ, लिन फेंगलेई दौड़ता हुआ आया। आर्यन के शरीर पर खून के धब्बे और उसके चेहरे के भाव देखकर लिन फेंगलेई का दिल डूब गया। क्या हुआ? इसी क्षण लिन युआनतू भी जल्दी से बाहर आया और बोला, तुम वापस क्यों आ गए? क्या मैंने तुमसे शुआंग को दूर ले जाने के लिए नहीं कहा था? आर्यन ने कहा, हमारे शहर छोड़ने की खबर पता चल गई है। ब्लैक वुल्फ मर्कनरीज हमारा पीछा कर रहे हैं। ब्लैक वुल्फ मर्कनरी ग्रुप का नाम लेते ही लिन फेंगलेई और लिन युआनतू के भाव अचानक बदल गए। तुम्हारा मतलब है नीचांग शहर का नंबर 1 मर्कनरी ग्रुप ब्लैक वुल्फ मर्कनरी ग्रुप कमांडर भेड़िया राजा है। वे तुम्हारा पीछा क्यों करेंगे? कहीं ऐसा तो नहीं? लिन फेंगले ने अपने बड़े भाई की ओर देखा और पूछा, क्या यह गुई तियानी है? लिन युआनतू ने कोई प्रश्न नहीं पूछा। जब तुम वापस आ गए हो तो शुअंग कहाँ है? आर्यन ने कहा, शुअंग को भेड़िया राजा ने पकड़ लिया है और उसे शहर वापस लाया गया होगा। क्या? तुमने उसकी रक्षा क्यों नहीं की? मैंने तुमसे उसकी रक्षा करने के लिए कहा था, तुमने। लिन युआनतू चिंतित दिख रहा था। लिन फेंगले ने कहा, बड़े भाई, मैं कुछ आदमियों को गुई कबीले में उसे मांगने के लिए ले जाऊंगा। गुई तियानी बहुत आगे जा रहा है। उसने वास्तव में शुअंग का पीछा करने के लिए ब्लैक वुल्फ मर्कनरी ग्रुप को एक बड़ी रकम दी। ब्लैक वुल्फ मर्कनरीज सभी बदमाश हैं। उनमें से एक भी अच्छा नहीं है। अगर शुअंग उनके हाथों में पड़ जाए तो मुझे डर है। लिन फेंगले ने अपनी बात पूरी नहीं की। आर्यन ने कहा, उनके नेता के अलावा बाकी सभी मर चुके होंगे। लिन युआनतू ने भौहें चढ़ाई और आर्यन को हैरत से देखा। मुझे उम्मीद नहीं थी कि उसमें ब्लैक वुल्फ मर्कनरी ग्रुप को नष्ट करने की क्षमता होगी। मैं अभी थोड़ा कठोर था। लिन युआनतू ने माफी मांगी। उसी समय वह शांत हुआ और कहा, अब तुम क्या सोचते हो? आर्यन केवल एक तलवार शिष्य था। ब्लैक वुल्फ मर्कनरी ग्रुप के विशेषज्ञों का सामना करते हुए उसने वास्तव में तब तक मारा था जब तक केवल एक व्यक्ति बचा था। इसका मतलब था कि उसने अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास किया था और अपनी जान जोखिम में डाली थी। और तो और, भेड़िया राजा कैसे लौटा? वह बच निकला। लिन फेंगले भी सदमे में था। आर्यन ने कहा, मैं नीचांग शहर से परिचित नहीं हूं। मुझे रास्ता दिखाने के लिए किसी की आवश्यकता है। लिन फेंगले ने पूछा, तुम कहाँ जा रहे हो? लिन युआनतू ने कहा, आर्यन, जल्दबाजी मत करो। आर्यन ने कहा, मैं ब्लैक वुल्फ मर्कनरी ग्रुप के मुख्यालय जाना चाहता हूं। मैं लापरवाह नहीं हूं, मैं बस उन लोगों को कीमत चुकाने जा रहा हूं जो मुझे भड़काते हैं। लिन युआनतू ने कहा, नीचांग शहर में हत्या वर्जित है। नीचांग शहर में कानून है। एक बार जब कोई किसी को मारता है तो नगर स्वामी को उसे मारने का अधिकार होता है। आर्यन, यदि शुअंग को भेड़िया राजा द्वारा नीचांग शहर में वापस लाया गया था तो उसे अभी खतरे में नहीं होना चाहिए। गुई परिवार को कल की प्रतियोगिता को धमकाने के लिए शुअंग का उपयोग करना चाहिए। वह नहीं चाहता था कि आर्यन जल्दबाजी करे, क्योंकि अगर उसने अच्छा नहीं किया तो आर्यन मर जाएगा। आखिरकार यह गुई परिवार था, नीचांग शहर का नंबर 1 परिवार। आर्यन बिल्कुल भी डरा नहीं और कहा, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैं बस ब्लैक वुल्फ मर्कनरी ग्रुप के मुख्यालय का स्थान जानना चाहता हूं। लिन फेंगले ने कहा, मुझे पता है, यह शहर के पश्चिम में सबसे बड़े आंगन में है। आंगन के प्रवेश द्वार पर एक काला भेड़िया ध्वज है। आर्यन ने अपनी बाहों को गले लगाया और तुरंत लिन परिवार से बाहर निकल गया।
वह नहीं चाहता था कि फीनिक्स शुअंग खतरे में पड़े। उसे फीनिक्स की चिंता थी, बहुत चिंता थी। वह नहीं जानता था क्यों, लेकिन अगर फीनिक्स उसे छोड़ देती तो आर्यन को केवल असहजता महसूस होती, लेकिन वह यह नहीं बता पाता कि क्यों। लिन युआनतु ने चिंतित होकर आर्यन को पुकारा और कहा, जल्दबाजी मत करो। बस इतना ही कि आर्यन ने बिल्कुल नहीं सुनी। उसके संसार में लापरवाह शब्द का कोई अस्तित्व नहीं था। अगर उसे ब्लैक वुल्फ मर्कनरी ग्रुप का स्थान नहीं पता होता तो वह बहुत पहले ही वहां पहुंच गया होता। और तो और उसके संसार में केवल एक ही शब्द था, मारो। लिन परिवार से बाहर निकलते हुए आर्यन तेजी से शहर के पश्चिमी हिस्से की ओर भागा। लिन युआनतु ने तुरंत कहा, लाओ सान, उसका पीछा करो, उसे कुछ भी बेवकूफ़ी मत करने दो। भेड़िया राजा की साधना महान तलवार मास्टर के 9वें चरण पर है। यह लड़का भेड़िया राजा का बिल्कुल भी मुकाबला नहीं है। लिन फेंगले ने कहा, बड़े भाई, चिंता मत करो, यह लड़का मुझे पसंद है। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं उसे कुछ नहीं होने दूंगा। इतना कहकर लिन फेंगले तेजी से उसके पीछे चल पड़ा। ब्लैक वुल्फ मर्कनरी ग्रुप मुख्यालय। हफ हफ, हिस हिस, मेरे लिए और कोमल बनो। भेड़िया राजा भेड़िए के सिर वाली कुर्सी पर बैठा था और एक डॉक्टर उसकी टूटी हड्डियों का इलाज कर रहा था। दर्द के कारण वह दर्द से कराह रहा था और शाप दे रहा था और उसकी आंखें सिकुड़ गई थीं। मुझे वास्तव में उम्मीद नहीं थी कि वो फेंगटियन, वह बूढ़ा लोमड़ी, वास्तव में एक तलवार ग्रैंडमास्टर दायरे का शक्तिशाली व्यक्ति है। उसने अपनी ताकत इतनी गहराई से छिपाई। सौभाग्य से मेरे हाथों में लिन शुआंग है। अन्यथा मेरा छोटा सा जीवन सचमुच चला गया होता। धिक्कार है, धिक्कार है। बच्चे, मुझे तुमसे फिर से मिलने मत देना, वरना मैं निश्चित रूप से तुम्हारी हड्डियों को धूल में मिला दूंगा। आर्यन की आकृति भेड़िया राजा के दिमाग में कौंध गई। उसने घृणा से अपने दांत पीसे। सैकड़ों भाई बस यूं ही चले गए। भेड़िया राजा आर्यन से दिल से नफरत करता था। कप्तान, यह तैयार है। आप अब स्पिरिट मेडिसिन का सेवन कर सकते हैं। भेड़िया राजा ने तुरंत वो फेंगटियन द्वारा दी गई स्पिरिट मेडिसिन निकाली। एक पल झिझकने के बाद उसने एक गोली निकाली और निगल ली। जब स्पिरिट मेडिसिन उसके पेट में गई तो उसके जोड़ों से हल्की विस्फोटक ध्वनि हुई। वह स्पष्ट रूप से महसूस कर सकता था कि उसके जोड़ तेजी से ठीक हो रहे थे। भेड़िया राजा उत्साहित हो गया। स्पिरिट मेडिसिन अच्छी है। एक अकेली स्पिरिट मेडिसिन ने वास्तव में मुझे 7 से 8 स्तरों तक ठीक कर दिया। इसी क्षण एक और चमचा अंदर आया और कहा, कप्तान, उन 2 महिलाओं को पहले ही किसी ने चुपके से ले लिया है। भेड़िया राजा ने हाथ हिलाया और कहा, मैं समझ गया। कितनी दया की बात है। तो वे 2 खूबसूरत महिलाएं बस यूं ही मेरे हाथों से चली जाएंगी। भेड़िया राजा ने चुपचाप अपनी मुट्ठियां भींच लीं। वो फेंगटियन के तरीकों के बारे में सोचते हुए उसकी पीठ फिर से ठंडी पड़ गई। वह जानता था। आप लोगों को यह स्टोरी कैसी लग रही है, कमेंट करके जरूर बताएं। और बने रहे आप अपने जीवपति त्रिपाठी जी के साथ। धन्यवाद मित्रों। एपिसोड 3500। भविष्य में वह वो फेंगटियन के सामने निश्चित रूप से बहुत अभिमानी नहीं हो सकता था, अन्यथा उसका भाग्य बहुत दयनीय होगा। आह, मैं अब ब्लैक वुल्फ मर्कनरी ग्रुप का पुनर्निर्माण कैसे करूं? जैसे ही भेड़िया राजा इस बारे में सोच रहा था, आंगन के बाहर एक गर्जना सुनाई दी। भेड़िया राजा, बाहर आओ। कहानी अभी जारी है। क्या आप चाहते हैं कि मैं इसे जारी रखूं? आपकी पिछली जानकारी के अनुसार
मैं सभी चीनी नामों और शब्दों का हिंदी में अनुवाद करूंगा और उन्हें स्थायी रूप से याद रखूंगा। साथ ही मैं दिए गए गद्यांश को एक उपन्यास की तरह हिंदी में समझाकर लिख रहा हूं। भेड़िया राजा का पतन। वह मरा नहीं। तुम मेरा पीछा करते हुए मेरे काला भेड़िया दल के द्वार तक आ गए। कितना बेहुदापन है, कितना बेहुदापन है। भेड़िया राजा गुस्से से आग बबूला था। उसकी भारी आवाज गूंजी, मेरी बड़ी तलवार लाओ। 4 चेले कांपते हुए 3 मीटर लंबी बड़ी तलवार लेकर आए। तलवार का वजन 1000 किलोग्राम था। भेड़िया राजा ने हाथ उठाया और गर्जना की, देखो मैं तुम्हारी कुत्ते की जिंदगी कैसे लेता हूं। धड़ाम। उसने एक जोरदार कदम आगे बढ़ाया, सीढ़ियां टूट गईं और उसकी आकृति पहले ही आंगन में तेजी से दौड़ चुकी थी। भेड़िया राजा, मेरे लिए मर जा। आर्यन ने अपनी पूरी ताकत से चीख लगाई। द्वार पर खड़े 2 काला भेड़िया भाड़े के सैनिक तुरंत नाराज हो गए। उन्होंने अपनी बड़ी तलवारें उठाईं और आर्यन के सामने आ गए। तलवारें आर्यन की भौहों के बीच टिकाते हुए उन्होंने डांटा, तुम कुत्ते, क्या यह ऐसी जगह है जहां तुम उग्र व्यवहार कर सकते हो? क्या तुम जीने से ऊब गए हो? अगर तुम जीने से ऊब गए हो तो मैं तुम्हें तुम्हारे रास्ते भेज दूंगा। इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी कर पाता, तलवार नीचे गिरी। तलवारबाज के क्षेत्र की शक्ति कमजोर नहीं थी। दूर से लिन फेंगले ने यह देखा और तुरंत चिल्लाया, सावधान रहो। यह बस इतना था कि आर्यन ने अपने शरीर को मोड़ा और बच निकला। उसके हाथ में लंबी तलवार हल्के से वार करती हुई गुजरी। कड़ाक! उसका गला कट गया और खून तेजी से बाहर निकला। उसके सिर के ऊपर की खून की नाली तुरंत खाली हो गई। प्रणाली से आवाज आई, डिंग! खिलाड़ी आर्यन को काला भेड़िया भाड़े के सैनिक को मारने के लिए बधाई। क्या आप स्तर को अवशोषित करना चाहते हैं? नहीं, आर्यन ने सोचा भी नहीं। दूसरा चेला समय पर प्रतिक्रिया नहीं दे पाया। उसने आर्यन को घूरते हुए कहा, तुम सचमुच मारने की हिम्मत करते हो? उसके पूरा करने का इंतजार किए बिना आर्यन का शरीर फिर से हिला और उसका गला कट गया। एक वार में मौत। प्रणाली से फिर से आवाज आई, डिंग! आर्यन ने उसे नजरअंदाज कर दिया। 2 वार में तलवारबाज क्षेत्र के 2 चेले पल भर में मारे गए। अगर लिन फेंगलेई इसे अपनी आंखों से न देखता तो उसे विश्वास नहीं होता। क्या यह ऐसा कुछ था जो एक तलवार शिष्य कर सकता था? आर्यन का पदचाप वाकई तेज था, लेकिन उसका क्षेत्र अभी भी वही था। चाहे वह कितना भी मजबूत क्यों न हो, उसके लिए इतना मजबूत होना असंभव था। हालांकि वह 2 जीवित तलवारबाज गुंडों को पत्ता गोभी काटने जितना आसानी से मार सका। लिन फेंगलेई ने खून के पोखर में पड़े चेले को देखा। गले पर एक ही वार। यह तलवार तकनीक सरल दिखती है, लेकिन यह असाधारण रूप से तेज है। आर्यन पहले ही काला भेड़िया आंगन में कदम रख चुका था। लिन फेंगलेई ने जल्दी से उसका पीछा किया और चिल्लाया, बच्चे, उतावले मत बनो। आर्यन बिल्कुल नहीं रुका। काला भेड़िया आंगन में कदम रखते हुए उसने फिर से चिल्लाया, भेड़िया राजा, बाहर निकलो। कई गुंडों ने अपनी तलवारें उठाईं और आगे बढ़े। ओह माँ, तुम हमारे काला भेड़िया भाड़े के सैनिक समूह में आकर परेशानी पैदा करने की हिम्मत करते हो। मुझे लगता है कि तुम जीने से ऊब गए हो। मारो! बच्चे, आज तुम्हारी मौत का दिन है। एक बेकार तलवारबाज यहां उग्र व्यवहार करने की हिम्मत करता है। बच्चे, मर जा! कई गुंडे हत्यारे इरादे से आर्यन की ओर बढ़े। अपनी तलवारों के एक वार से उन सभी ने अपनी घातक चालें दिखाईं। 4 बड़ी तलवारों ने आर्यन के आगे
पीछे, बाएं और दाएं को बंद कर दिया। आर्यन की आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं। वह शांत और संयमित था और उसके पदचाप हवा जैसे थे। तोड़ो। एक लंबी तलवार से उसने एक बड़ी तलवार को रोका और उसका शरीर अचानक आगे बढ़ा। कचा। लंबी तलवार टूट गई और एक चेले का सिर सीधे काट दिया गया। आर्यन का शरीर फिर से हिला और सांप की जीभ के अनुसार उसने तुरंत 3 तलवारों से अन्य 3 को मार डाला। आर्यन की बुनियादी तलवार तकनीक की खेती पहले ही चौथे क्षेत्र तक पहुंच चुकी थी और वह अब तलवार का उपयोग करने में असामान्य रूप से निपुण था। भले ही उसकी खेती उससे 10 स्तर ऊंची होती, फिर भी वह उन्हें आसानी से मार सकता था। इसके अलावा वह पिछले 2 दिनों से पशु राजा घाटी में उन राक्षसी जानवरों के सार को निगल रहा था। उसका शरीर औसत तलवारबाज से ज्यादा मजबूत हो गया था। 4 लोगों की दुखद मृत्यु हुई। आर्यन ने उनके सिर पर पैर रखा और फिर चिल्लाया, भेड़िया राजा, यहां से निकल जाओ। लिन फेंगलेई उसके पास पहुंचा और चारों गुंडों को जमीन पर गिरा हुआ देखकर उसका दिल और भी ज्यादा चौंक गया। राक्षस, वह एक पूरा राक्षस है। इस क्षण पिछला अध्याय, अगला अध्याय, धमाका। एक भारी पैर पटकने की आवाज गूंजी, जिसके बाद हवा में एक पवनभेदी तलवार आई। उलाला! ब्लेड की ऊर्जा एक पदार्थ में संघनित हो गई। एक अर्धचंद्र आर्यन की ओर कटा। लिन फेंगलेई की आंखें तन गईं। उन्नत ब्लेड तकनीक, भेड़िया राजा की पवन भेड़ियावार। बच्चे, सावधान रहो! लिन फेंगलेई ने घबराकर चिल्लाया। आर्यन की आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं। विशाल अर्धचंद्र ब्लेड ऊर्जावार को देखते हुए उसने एक हल्का कदम आगे बढ़ाया और अपने शरीर को मोड़ा। हालांकि जिस क्षण उसने एक कदम आगे बढ़ाया, उसकी पुतलियां सिकुड़ गईं, क्योंकि इस कदम से उसे एक और बल का हमला महसूस हुआ। हुआला! एक जोरदार धमाके के साथ एक दीवार अचानक ढह गई। भेड़िया राजा ने अपनी बड़ी कृपाण लहराई और उस जगह पर जोरदार वार किया जहां आर्यन उतरा था। तुम कुत्ते, मुझे अपनी जिंदगी दो! पवन भेड़िया 8000 वार। आह! एक गर्जना के साथ भेड़िया राजा चाहता था कि वह आर्यन के शरीर को 18 टुकड़ों में काट दे। लिन फेंगलेई का चेहरा बुरी तरह बदल गया। अरे नहीं! पवन भेड़िया के 8000 वार भेड़िया राजा की सबसे मजबूत कृपाण तकनीक थी। एक सामान्य तलवारबाज भी इस चाल को नहीं रोक पाएगा। लिन फेंगलेई भी इसे नहीं रोक सकता था। अगर वह होता तो वह शायद ही इस चाल से न मरने की गारंटी दे पाता। हालांकि वह गंभीर रूप से घायल हो जाता या यहां तक कि एक हाथ भी खो देता। लिन फेंगलेई और भी ज्यादा चिंतित हो गया जब उसने देखा कि आर्यन हिल नहीं रहा था। आर्यन ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं। चारों ओर से आने वाली विशाल कृपाण आभा को देखते हुए लिन फैन की रीढ़ में ठंडक दौड़ गई। फुस! आर्यन ने धीरे से सांस छोड़ी। उसकी अपनी खेती इसे झेल नहीं सकती थी। हालांकि आर्यन ने संकोच नहीं किया। एक विचार के साथ प्राचीन अजगर शरीर। गुनगुनाहट। उसके शरीर से ऊर्जा की एक लहर निकली और उसके शरीर पर आभा अचानक बदल गई। वह बिना हिले डुले खड़ा रहा, जिससे भेड़िया राजा की तलवार नीचे कट जाए। भेड़िया राजा भी आर्यन की आभा में बदलाव महसूस कर सकता था, लेकिन बदल गया तो क्या? वह महान तलवारबाज क्षेत्र के 9वें चरण में था, तो क्या अगर एक साधारण तलवार शिष्य बदल जाए, वह फिर भी मर जाएगा। धमाका! लंबी तलवार नीचे गिरी। लिन फेंगलेई ने देखने के लिए अपनी आंखें खोलने की हिम्मत भी नहीं की। उसका दिल ठंडा हो गया, यह खत्म हो गया। इस वार से आर्यन निश्चित रूप से मर जाएगा।
कड़ाक, उलाला। धातु के टूटने की आवाजों की एक श्रृंखला गूंजी। लिन फेंगले ने अपनी आंखें खोलीं और पाया कि भेड़िया राजा की लंबी तलवार टुकड़े टुकड़े हो रही थी। इसके अलावा उसकी लंबी तलवार आर्यन के सिर से 3 सेंटीमीटर दूर रुक गई थी। ऐसा नहीं था कि वह रुक गई थी, बल्कि यह कि उसे बिल्कुल भी काटा नहीं जा सकता था। भेड़िया राजा की आंखें बेसुध थीं, जैसे उसने कोई भूत देखा हो। उसने डर से आर्यन को घूरा, फिर उस तलवार को देखा जो टूट गई थी और टुकड़े टुकड़े होकर गिर गई थी। उसे विश्वास नहीं हो रहा था। असंभव। यह असंभव है। तुम बस एक तलवार शिष्य हो, यह असंभव है। उसके पूरा करने का इंतजार किए बिना आर्यन अचानक एक कदम आगे बढ़ा। धड़ाम। वह तुरंत भेड़िया राजा के सामने उतरा, एक हाथ से भेड़िया राजा का गला पकड़ा, उसे हवा में उठाया और जमीन पर पटक दिया। धमाका। जमीन धंस गई और फर्श टूट गया। भेड़िया राजा के मुंह से खून का एक घूंट निकला। आर्यन की आंखें मृत्यु के देवता जैसी थीं, और उसने गंभीरता से कहा, वे दोनों महिलाएं कहाँ हैं? भेड़िया राजा को अत्यधिक दर्द हो रहा था, उसका चेहरा बेहद पीला पड़ गया था। आर्यन को देखते हुए उसने गुस्से से चिल्लाया, मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा, हा हा हा। कड़ाक। क्या आप चाहते हैं कि मैं इस कहानी को आगे बढ़ाऊं? आप लोगों को यह स्टोरी कैसी लग रही है, कमेंट करके जरूर बताएं। और बने रहे आप अपने जीवपति त्रिपाठी जी के साथ। धन्यवाद मित्रों। हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है हमारे चैनल स्टोरी बाय डीके एफएम और स्टोरी बाय डीके एफएम 2.0 पर। दोस्तों, अगर हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो हमारे चैनल स्टोरी बाय डीके एफएम और स्टोरी बाय डीके एफएम 2.0 को, और वीडियो पर लाइक और कमेंट भी कर दिया करो ताकि हमें पता चल सके कि आप लोगों को ये स्टोरी के साथ लग रहा है। स्पिरिट वर्ल्ड और सुपर योद्धा ध्रुव रिटर्न के असली एपिसोड आपके यूट्यूब चैनल स्टोरी बाय DKFN, जिसमें लगभग 11,000 सब्सक्राइबर हैं, और यूट्यूब चैनल स्टोरी बाय DKFM 2.0 और टेलीग्राम चैनल ध्रुव रिटर्न सीजन 4 स्टोरी बाय DKFM पर अपलोड होते हैं। अगर आप लोग दूसरे चैनलों पर एपिसोड सुन रहे हो तो उस चैनलों को अनसब्सक्राइब कर दो और मेरे चैनल यूट्यूब चैनल स्टोरी बाय DKFM, जिसमें लगभग 11,000 सब्सक्राइबर हैं, और यूट्यूब चैनल स्टोरी बाय DKFM 2.0 और टेलीग्राम चैनल ध्रुव रिटर्न सीजन 4 स्टोरी बाय DKFM से जुड़ने की कोशिश करो ताकि आप ओरिजिनल एपिसोड और सबसे पहले एपिसोड पा सको।